फार्मर्स का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, एक है द क्लाइमेट प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम मुझे दिखा कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हम कोई एक सिंपल सा सोल्यूशन बिल्ड कर पाए जिसमें फार्मर्स तक एटलीस्ट सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच जाए। जब सलाम किसान शुरू किया था तब मोटो एक ही था कि टेकिंग फार्मर्स टुवर्ड्स प्रिसिजन एग्रीकल्चर एंड हेल्पिंग देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आपने बोला 19 साल के थे जब आपने स्टार्ट किया, उस समय वो एग्जीक्यूशन कैसे किया? एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप अगर कोई भी स्पेस में कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट वेट। इफ यू डोंट डू इट, somebody else will, you know, and somebody else will do it better. बिजनेस स्टार्ट करना तो सबसे पहले मैं पैसा कहाँ से लाऊं? जब मैंने सलाम किसान स्टार्ट किया था, मैंने इसको UIUC में इंक्यूबेट किया था. We got $10,000 at just the ideation phase, and that's when I was like, oh, like an idea can get you money, you know. What is the revenue of your business? So we did 58.5 crore in FY25, and in FY26 we're projected to be at about 180 crores, and we've already touched 65. आप इतना टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, क्या ये सबसे एक्चुअल में किसान का कॉस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हमने बहुत ज़्यादा काम शुगर केन, कॉटन, सोयाबीन, इवन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे किया है. 4.5 लाख फार्मर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे है. 200,000 स्प्रेज ऑलरेडी किए हैं ड्रोन से. तो ये जो हमने कॉटन, शुगर केन में एग्जाम्पल्स देखे हैं, इवन सोयाबीन में, यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा है ड्रोन सर्विसेज का. आपके हिसाब से व्हाट आर द बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर? सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। आज के डेट में बहुत सारे यंगस्टर्स एग्रीकल्चर में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो आज भी उतने सारे यंगस्टर्स हमारे इंडस्ट्री में नहीं है। मैं खुद पिछले 3-4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन ज़्यादा यंगस्टर फाउंडर दोस्त मेरे नहीं है। हमारे आज के एपिसोड की मेहमान है धनश्री मंधानी, जो कि एक 24 साल के एंटरप्रेन्योर है एग्रीकल्चर में। उनकी कंपनी सलाम किसान आज एक टेक कंपनी से स्टार्ट हुई थी और आज कई सारे अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रही है, जैसे ड्रोन्स, इनपुट्स, आउटपुट्स। केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने एक 60 करोड़ का कंपनी खड़ा किया है। आज के एपिसोड में हमने समझा है उनके जर्नी के बारे में, क्या क्या चीज़ उन्होंने सही किया, क्या क्या गलतियाँ उन्होंने की है, और यदि आप एग्रीकल्चर में एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, मेंटल मॉडल्स, टीम बिल्डिंग, कल्चर बिल्डिंग के बारे में बात किया है। साथ ही साथ हमने AI और टेक्नोलॉजी के आसपास आप क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, उसमें काफ़ी फोकस किया है। ये एक बहुत ही कैजुअल येट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है, जहां आपको बिजनेस के बारे में, कल्चर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, रेवेन्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बट जनरली भी, इस एपिसोड को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप एक यंगस्टर हैं तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को एग्रीकल्चर में अट्रैक्ट करना। ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ। प्रेजेंटिंग टू यू धनश्री मंधानी, ओनली ऑन एग्री टॉक। मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि एट अ वेरी यंग एज आपने काफ़ी कुछ एस्टैब्लिश किया है एग्री बिजनेस में। आपका खुद का स्टार्टअप है सलाम किसान, विच इज़ डूइंग रिलेटिवली वेल आज, राइट? मैं जानना चाहता हूँ ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? यू कम फ्रॉम अ फेयरली गुड बैकग्राउंड, आपका अच्छा पढ़ाई हो रहा था बाहर, वहाँ से आपका एग्री बिजनेस की तरफ थॉट कैसे आया? एक समर इंटर्नशिप के टाइम पर मैंने सलाम किसान शुरू किया था. ये समर इंटर्नशिप मेरे दादाजी की कंपनी में थी, जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. वहाँ पर इंटर्नशिप करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि फार्मर्स का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, 3-4 प्रॉब्लम्स है जो सबसे बड़े हैं. एक है द क्लाइमेट प्रॉब्लम, ऑब्वियसली, जो पूरे ग्लोब में ही सेम प्रॉब्लम सबको हो रहा है. तो सबसे बड़ा मुझे वो एक प्रॉब्लम दिखा. दूसरा प्रॉब्लम मुझे दिखा कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोविड के बाद सारे फार्मर्स को ये यूज़ करना आता ही है, और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंडिया में 58-59% तक हो गया है. तो ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंच नहीं रहा है, लेकिन उनके पास बहुत सारे सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, और वो कंफ्यूज्ड है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा गलत है.
सो द प्रॉब्लम ऑफ टू मच टू मैनी, इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये फार्मर्स के साथ भी हो रहा था एंड हो रहा है आज भी। एंड इसके अलावा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि इनपुट कॉस्ट ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स बढ़ गए हैं पिछले डेकेड में, लेकिन उसके साथ साथ आउटपुट बढ़ के नहीं रहा है। प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, ना ही हमारी प्रोडक्टिविटी उस एक्सटेंट तक इंक्रीज हुई है। इनपुट का यूजेज भी बढ़ रहा है बिकॉज क्लाइमेट change is asking for more pesticides and inputs to be used. तो ये सारी चीज़ों के चलते फार्मर्स जो होते हैं वो एक विशियस साइकिल या एक लूप में फंस जाते हैं, राइट? कि मार्जिन्स कम कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है भी तो एक्सेसिबल नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हम कोई एक सिंपल सा सोल्यूशन बिल्ड कर पाए जिसमें फार्मर्स तक एटलीस्ट सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच जाए। तो सलाम किसान की शुरुआत वो एक बेसिक से आइडिया से हुई थी। मैं 19 ईयर्स की थी, कॉलेज में थी, ये मेरा समर इंटर्नशिप था, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। और 8 मंथ्स लगे मुझे सलाम किसान का फर्स्ट प्रोटोटाइप बिल्ड करने में। वापस यूएस चली गई थी, लेकिन मैंने ये आइडिया नहीं छोड़ा। एंड इंटरेस्टिंगली जालना, जहाँ पर मैं बड़ी हुई हूँ, आई वॉज देयर टिल आई वॉज 14। तो जालना इज़ द सीड कैपिटल ऑफ इंडिया। फादर ऑफ आवर सीड रेवोल्यूशन बारवाले जी, वो भी जालना से है। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, मैं वहाँ गई तो फाइनेंस एंड मार्केटिंग के लिए थी, लेकिन ओल्डेस्ट एग्री कॉलेज ऑफ द यूएस वाज देयर। अच्छा, उसी पे। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक इट फील्स लाइक दादाजी का एग्री बिजनेस में होना, फिर डैड का स्टील में मूव ऑन करना, लेकिन वो हमारे फैमिली के बैकग्राउंड में फिर भी वो बिजनेस आज भी है 40-50 ईयर्स पुराना। प्लस जालना का बैकग्राउंड, देन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन। तो ऑल दीज डॉट्स काइंड ऑफ कनेक्ट बैक टू कंप्लीटिंग द स्टोरी ऑफ सलाम किसान। तो शुरुआत तो ऐसे हुई थी एंड देन हमने 2023 जनवरी में कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि मैंने अच्छा अट्रैक्शन देखा। ऑलमोस्ट 10,000 फार्मर्स, दिसंबर ब्रेक में जब मैं इंडिया आई थी 10,000 फार्मर्स को हम ऑनबोर्ड कर चुके थे एप्लीकेशन पे। और उनको जो एडवाइस बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मिल रही थी, ये AI जनरेटेड एडवाइस थी। हिस्टोरिकल डेटा, वेदर डेटा, उनसे डेटा लेके एडवाइस हम जनरेट करके उनको दे रहे थे। तो ये एडवाइस काम कर रही थी। तो इससे हमारा 10,000 फार्मर्स का अट्रैक्शन और बेस बिल्डअप हो गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको हम आगे लेकर जाएंगे और मैं इसमें बहुत सारी सर्विसेज ऐड करूँगी जो फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हो। नहीं, आई थिंक पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूँगा। मैं 24 साल का हूँ, शी इज़ ऑल्सो 24, ये भी 24 साल की है। एंड बहुत कम यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत कम लोग मतलब फोकस भी करते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एंड आप यूएस में पढ़ रहे थे, उस समय भी आपको लगा कि ठीक है, लेट्स डू समथिंग इन एग्रीकल्चर। सो आज के पॉडकास्ट के उद्देश्य से मेजरली आपके जर्नी के साथ साथ बहुत सारे यंगस्टर्स को विल ट्राई कि अगर वो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, आपके क्या क्या स्ट्रगल्स थे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोला, AI आप यूज़ किए थे 19 साल की उम्र में, आपने सॉर्ट ऑफ स्टार्ट किया है ऐसे ऐप बनाना। AI, IoT टेक्नोलॉजी में भी क्या नया चल रहा है, दो एंगल से किसानों को भी समझना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, वो क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट? तो स्टार्टिंग पे जब आपने बोला 19 साल के थे जब आपने स्टार्ट किया, उस समय वो एग्जीक्यूशन कैसे किया? आई बीन टॉकिंग टू यू फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि आप एग्जीक्यूट अच्छा करते हैं। अगर कोई आइडिया आ गया, यू एबल टू एग्जीक्यूट इट ऑन द ग्राउंड। आइडिया आया, अब किसानों को इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए, फिर वहाँ से लेके अगला स्टेप तक लोग कैसे जाए? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग आइडिया में ही फंस जाते हैं। आपने काफ़ी जल्दी, खैर जल्दी नहीं, बट 8 महीना मेहनत करके एक अच्छा प्रोटोटाइप बनाया, वो कैसे किए? कैन यू टेक अस थ्रू दैट जर्नी? तो जब मैंने शुरू किया था, ऑब्वियसली मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, मैं फाइनेंस एंड मार्केटिंग की पढ़ाई कर रही थी। एंड 19 व्हेन वी वर 19, आई थिंक वो ईयर था 2021, उस टाइम पे AI जैसे जनरेटिव AI आया नहीं था। अर्ली उसके स्टेज 1 में था। साल बाद आया था। एकदम अर्ली स्टेजेस में होगा, बट इट डिडंट हेल्प कोडिंग। आज जब हम कोई प्रोटोटाइप बनाना चाहे तो आप या मैं जनरेटिव AI पे एक प्रॉम्प्ट डाल के बेसिक सा प्रोटोटाइप रेडी कर सकते हैं। तो द जर्नी टू मेक अ प्रोटोटाइप नाउ इज ईजियर देन एवर। उस टाइम पे इजी इतना नहीं था, बट रिसोर्सेज अवेलेबल थे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में थी, तो इट्स अ टेक स्कूल। वहाँ का कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है।
तो वहाँ से और बैक इन इंडिया कोडर्स एंड डेवलपर्स की कमी नहीं है, और वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के कोडर्स एंड डेवलपर्स। तो मैंने कुछ लोगों का टीम जमा किया और मैंने फर्स्ट प्रोटोटाइप बिल्डिंग पर काम शुरू कर दिया था। एक आइडिया था बेसिक सा, मैंने आर्किटेक्चर बनाया, आई वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द ऐप, हाउ टू गो अबाउट इट। तो हमने शुरू किया, बस शुरू कर दिया, वेट नहीं किया। फर्स्ट 8 months में इटरेशंस करके फर्स्ट प्रोटोटाइप वी लॉन्च्ड बाय December, एंड उस पर ट्रैक्शन देख के फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके आगे जब भी मेरे पास कोई भी आइडिया होगा मैं इतना टाइम वेट नहीं करूँगी। आई स्टिल थिंक 8 months इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम टू वेट बिफोर एग्जीक्यूटिंग समथिंग। तो जो मैंने पिछले कुछ टाइम में सीखा है 3.5 years की जर्नी में, कि जब तक आप मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं लोगे कोई भी प्रोडक्ट का, भले ही वो एग्री हो या कोई और कोई भी इंडस्ट्री, दिस इज इंडस्ट्री एग्नोस्टिक एडवाइस, कि एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप अगर कोई भी स्पेस में कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट वेट। आपने भले ही छोटे से प्रोटोटाइप के साथ लॉन्च कर देना चाहिए, फोकस ग्रुप के साथ लॉन्च कर देना चाहिए, टेक फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि वो फीडबैक से ही आपका रियल प्रोडक्ट बिल्ड होगा। नहीं, आई थिंक दैट्स पहला लेसन लोगों के लिए। जैसे हम मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं यूट्यूब कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा वीडियो बनाओ, क्या करूँ। मैंने कहा भाई बनाओ तो 10 वीडियो बनाओ, आपको ऑडियंस से खुद फीडबैक मिलेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सेम थिंग कि लेसन नंबर 1, एक्शन लो। मतलब कोई आइडिया है उसको इमीडिएटली एक्शन में ट्रांसलेट करो, मार्केट तक पहुँचाओ। वो मार्केट तक लाइक मैं पहुँचाऊँ कैसे? आपने ऐप डेवलप किया, मानो मुझे किसानों के लिए आज कुछ बिल्ड करना है, तो मैंने ऐप बिल्ड कर लिया, अब आगे किसानों तक वो ऐप आप कैसे पहुँचाते हैं? हमने स्टार्टिंग में जब मैंने ये शुरू किया था तब ऑब्वियसली मेरे पास मेरी खुद की कोई टीम नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे मराठी भी ढंग से बोलनी नहीं आती थी, समझ में पूरी आती थी बट बोलने नहीं आती थी। तो मैंने जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने पहले टीम बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे मैंने कोडर्स एंड डेवलपर्स की टीम बनाई टू मेक द प्रोटोटाइप, वैसे ही मैंने ग्राउंड के लिए भी 1-2 लोगों की टीम शुरू की बनाना, ताकि जब मैं यूएस में रहूँ यहाँ पे वो टीम लोगों तक ये पहुँचा सके। तो तब आवर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टुडे अक्षय, ही वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ माय टीम। सबसे पहले मैंने उनको मेरी टीम में लिया, और हम दिसंबर ब्रेक में भी जब मैं इंडिया आई थी तब हम विलेज टू विलेज जाके फार्मर्स को ये एक्सप्लेन करते थे। तो उस टाइम पे भी मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा लर्निंग थी, क्योंकि मैं कभी इतना ग्रास रूट लेवल पर इन्वॉल्व हुई ही नहीं थी। तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये एक्टिविटी मैंने प्रोटोटाइप बनाने से पहले करनी चाहिए थी, ना कि प्रोटोटाइप बनाने के बाद। बिकॉज आप जो ग्राउंड से फीडबैक लोगे उसी के बेसिस पे आप एक प्रोडक्ट बनाओगे या उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, राइट? तो तब मैंने दिसंबर ब्रेक में बहुत ज़्यादा फार्मर इंटरेक्शन शुरू किया, और ये मैंने कभी ड्रॉप नहीं किया। जब भी मैं इंडिया वापस आती थी, माई फर्स्ट फोकस वॉज फार्मर इंटरेक्शन। ये ऑफिस में बैठना, ये सब तो मैं यूएस से भी कर ही रही थी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ऑफिस से रिमोटली सारी चीज़ों को हैंडल करना, सिस्टम बिल्ड करना। सो आई मेड श्योर कि जो इंडिया टाइम है दैट वाज एक्चुअली टू गो डोर टू डोर, फार्मर टू फार्मर, विलेज टू विलेज, एंड एक्सप्लेन कि हम क्या उनको देना चाहते हैं, सलाम किसान की यूज़र जर्नी कैसी है, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, उससे उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम ऐसी कैंप्स होस्ट करते थे धीरे धीरे, और हमने एग्री में, आपको भी पता होगा और ये जनरली बहुत सारे लोगों को पता होता है कि एग्री में मार्केटिंग के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका बेस जहाँ से, वहाँ से यू पैन आउट जियोग्राफिकली, या आप आपके सर्कल बना के आप पैन इन करते हो फ्रॉम योर जियोग्राफिक रीजन। तो आई डिसाइडेड टू पैन आउट। तो हमने एक बेस जालना को बीच में रखा, और जालना से हम धीरे धीरे जियोग्राफिकली एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड करते गए, बिकॉज अदरवाइज बहुत ईजी है ऑपरेशनली बहुत ज़्यादा पैसा ब्लीड करना। एंड मैं 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारे फैमिली में बर्न मॉडल किसी को समझ नहीं आता है, मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर। तो हमारे फैमिली में बर्न मॉडल किसी को समझ नहीं आता है। बर्न मॉडल मतलब सिंपल शब्दों में पैसा बनाना है धंधा में, पैसा गंवाना नहीं है। आपने जो इनिशियली स्टार्ट भी किया, आपने मार्केट से पैसा नहीं उठाया, फैमिली फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट किया था, जो हम डिस्कस करते हैं ऑफ कैमरा। एंड डे 1 से आपका फोकस था टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो जो वो पहला ऐप था उसमें क्या क्या किसान को मिल रहा था? मतलब आपने उसे क्या समझाया? मानो मैं किसान हूँ, आप मेरे पास आए गाँव में, मुझे आपने क्या समझाया, फिर किसान ने आपको क्या सिखाया? एक था हमारा सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट 90 सेकेंड्स का,
जिसमें हम 6 to 12 पैरामीटर्स टेस्ट करके उनको दे रहे थे. दिस बिकेम वन ऑफ द इनपुट्स इन द कैलेंडर. सेकेंड वॉज फार्म डेटा, थर्ड वॉज लैट लॉन्ग, फोर्थ वॉज हिस्टोरिकल डेटा. उसके बेसिस पे हमने उनको पूरा आउटपुट दिया. फिर उन्होंने हमें बताया उस टाइम पे कि इसके साथ साथ उन्हें पेस्ट एंड डिजीज़ डिटेक्शन भी चाहिए. तब हमने फिर इमेज बेस्ड पेस्ट डिटेक्शन की भी सर्विस ऐप में इंक्लूड की. और फिर इसके अलावा हमें रियलाइज़ हुआ कि जो स्प्रेइंग हो रही है फार्म्स में, वो एक तो लेबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और उसमें 30 to 40% का लॉस हो जाता है. क्योंकि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जब आप हैंड पंप से स्प्रे करते हो, वो उस लीफ पे हर जगह नहीं जाएगा, वो नीचे भी गिरेगा, हवा में भी जाएगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पिलेज एंड वेस्टेज. तो देन वी वर लाइक इसको हम प्रिसिजन की तरफ कैसे लेके जाएं. एंड जब सलाम किसान शुरू किया था तब मोटो एक ही था कि टेकिंग फार्मर्स टुवर्ड्स प्रिसिजन एग्रीकल्चर एंड हेल्पिंग देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में तो हम उनकी हेल्प कर ही रहे थे, बट प्रिसिजन एग्रीकल्चर नॉट सो प्रिसिजन मच. एग्रीकल्चर क्या होता है, अगर आपको किसानों को सिंपल शब्दों में सिंपल समझाना? शब्दों में अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हर चीज़ को सटीक तरीके से करने को हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर बोलेंगे. क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट 20 ml चाहिए 20 लीटर पानी में और आपने डाल दिया बॉल पार्क करके 40 ml 40 लीटर पानी में, तो फिर भी उसका जो डिफरेंस आएगा आपको आपके यील्ड में, वो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा. तो ये जो ओवर यूजेज या अंडर यूजेज होता है, इसको ख़त्म करके प्रिसाइज तरीके से हर चीज़ टाइमली मैनर में फार्म पर देना, उसे ही हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर बोलेंगे. जितना चाहिए उतना देना, जितना सिंपल चाहिए से उतना शब्दों देना. में. हाँ. तो उसके लिए फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम ड्रोन सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. उस टाइम पे ड्रोन्स मार्केट में बहुत नए थे, 3.5 years पहले एग्रीकल्चर में. मैन्युफैक्चर हो रहे थे बट ग्रास रूट लेवल तक वो नहीं पहुंच रहे थे. हमने सबसे ड्रोन खरीदे. जितने मैन्युफैक्चरर्स एग्री में ड्रोन बना रहे थे, हमने सबका ड्रोन लिया, सबके ड्रोन खरीदे, पायलट्स तैयार किए. उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था, पायलट्स को रेडी करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती थी. तो आप ड्रोन पायलट्स इमेजिन, को? यस, अच्छा. आप इमेजिन कीजिए कि आप गांव से किसी को, यूथ को आप एनकरेज कर रहे हो, बोल रहे हो कि आप ड्रोन पायलट बनो, इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल है, हम आपको अच्छा पे देंगे, अच्छी सैलरी इंडिपेंडेंट देंगे. करेंगे. हाँ, आप उन्हें लेके आ रहे हो. उनको रेडी करने का 3-4 महीने का प्रोसेस था. ट्रेनिंग 5 दिन की थी. उनका पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशन, ये सारा काम सलाम किसान ने उस टाइम पे किया था 3.5 years पहले. तो हमने ऑलमोस्ट मार्च 2023 जब से हमने कंपनी शुरू की, उसके 4 महीने बाद हमने ड्रोन सर्विसेज को भी ऐड किया था ऑन द फीडबैक दैट वी गॉट फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये पूरा जर्नी कंप्लीट करके हमने ऑलमोस्ट 4-5 ड्रोन पायलट्स रेडी किए, 4-5 अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से ड्रोन खरीदे और उसको ऊबर जैसा एक बटन दे दिया कि फार्मर को अगर सर्विस चाहिए वो क्लिक करे, फॉर्म फिल करे, हमारे पायलट के पास नोटिफिकेशन जाएगा और पायलट फार्मर को वही जाके सेम सर्विस ऐप दे पे देगा. सेम जो ऐप पे. आपसे आप कॉलेज में स्टार्ट किए थे, उसी को धीरे 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 करके आप बढ़ाते हैं. यस. और एक और चीज़ जो हमने स्टार्टिंग से ही रखी थी, मैंने आपको बताया राइट कि मारवाड़ी फैमिली, मेकिंग श्योर रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है. तो एग्री इनपुट का जो हम एडवाइस दे रहे थे फार्मर्स को कि किस केमिकल फॉर्म्युलेशन को कौन से स्टेज पे डालना चाहिए, हमने नीचे उसको एक स्टोर से लिंक कर दिया था. वहाँ पे हम उनको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते थे. फार्मर्स वर फ्री टू ऐड टू कार्ट एंड परचेज इट. और हमने एक डीलर साइड ऐप बना दिया था. जैसे जोमेटो एंड स्विगी पे आप रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करते हो, उनके प्रोडक्ट को कस्टमर को शोकेस करते हो, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं और रेस्टोरेंट के ऊपर होता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना. सेम मॉडल. फार्मर ने ऐप पे ऑर्डर प्लेस की, डीलर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी ऑर्डर. अगर डीलर ने एक्सेप्ट किया, फार्मर जाके डिलीवरी ले सकता है. हमने डिलीवरी में वो नहीं दिमाग लगाया बिकॉज मुझे पता था वहाँ पे हमारा लॉस ही होने वाला है. क्या प्रोडक्ट्स थे, मतलब इनपुट जैसे पेस्टिसाइड, सारे एग्री फर्टिलाइजर? इनपुट्स. हाँ, बढ़िया. सारे एग्री इनपुट्स थे. ऑलमोस्ट 350 SKUs से हमने ये मार्केट प्लेस शुरू किया था. और स्टार्टिंग में 40-50 डीलर्स को ऑनबोर्ड किया था. आज हमारे पास 800 डीलर्स है. अच्छा, उसी ऐप पे? उसी ऐप पे
800 डीलर्स है और अभी 500 SKUs है, फिर भी मैं कहूँगी कि हमारा वो फोकस एरिया आज भी नहीं है। हमने ऐप बना दिया, टेक एनेबल कर दिया इसको, फार्मर्स को अगर अच्छा लगता है वो खरीद सकते हैं, डीलर को अगर जमेगा तो वो बेच सकते हैं। दैट इज़ द सिंपल मॉडल। एंड देन सेम हमने आउटपुट के साथ भी किया। हमने कुछ इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स खड़े किए कुछ रीजन्स में, सारे रीजन्स में नहीं, ताकि हम फार्मर्स को वो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। तो हमने कुछ रीजन्स में आउटपुट के लिए इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स से टाई अप किया और फार्मर्स को इंक्वायरी फॉर्म्स एनेबल करके दे दिया। अगर फार्मर्स सेल का इंक्वायरी फॉर्म डालते थे तो वो हमारे आउटपुट पार्टनर्स के पास चला जाता था एंड देन वो वो खरीद खरीद लेते थे। तो ये भी हमने काफ़ी क्वांटम में किया है, बट इसका ज्योग्राफी हमने फोकस्ड रखा है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स इन एग्री, why we saw success and why a lot of agri-tech startups fail is because they spread too thin. When you spread too thin, आपके OPEX overheads बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आपको भी पता है हर जगह पे फील्ड टीम चाहिए। हर जगह पे अगर आपको फील्ड टीम चाहिए तो आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपका रेवेन्यू प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो दैट्स वाई हमने ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और हर चीज़ को हर ज्योग्राफी में नहीं बढ़ाया। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं सबसे पहले एक रीजन को पकड़ो, उस रीजन को कोशिश करो पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर लो। Yeah. मतलब महाराष्ट्र आपने पकड़ा, Yes. अभी भी आप महाराष्ट्र में ही थे, Yes. मतलब आप कहीं गए नहीं। अभी भी मतलब इवन आफ्टर रेजिंग मनी, इवन आफ्टर स्केलिंग अप सिग्निफिकेंटली, अभी हम 4.5 लाख फार्मर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे है और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा प्रेजेंस है। लेकिन फिर भी हमने अभी तक दूसरे रीजन्स को टच नहीं किया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि वी फिनेस दिस वेरी वेरी वेल। जो भी मुझे ट्राई करना है मैं इस ज्योग्राफी पे करूँगी। एक बार मुझे पता चल गया कि ये पक्का 100% दिस इज माई मंत्रा फॉर सक्सेस, देन आई विल टेक इट टू अदर प्लेसेस। फिर वहाँ से आपका सलाम किसान का ऑफिशियली फिर मतलब ऑफिशियली ये शुरू हो गया। और 1 उस लाख समय आप पैसा फार्मर्स कमा हुए। रहे थे? हाँ, कैसे उस समय आप वही इनपुट के थ्रू बेच के? इनपुट आउटपुट। और Output. तब जब हमने ड्रोन सर्विसेज शुरू की थी उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स इसको, एक गांव में अगर हमारा ड्रोन जा रहा है वो गांव के सारे फार्मर्स ऑटोमेटिकली सलाम किसान क्या है ये एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ड्रोन लेके जाने वाला कोई नहीं था। इट वॉज अ वेरी रिस्की अफेयर। मैंने जैसे आपको बताया 3-4 महीने लगते थे ये सब सेटअप करने में। तो वी वर दी ओनली वंस। पहले हमने 4 ड्रोन खरीदे, 10 खरीदे, 20 खरीदे। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो हम खरीद रहे बट इसका जो टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। अब हम थोड़ा सा ड्रोन पे आ जाते हैं, क्योंकि ड्रोन पे हमने जो सक्सेस देखा है उसी की वजह से हमने सलाम किसान को इतना एक्सपैंड किया है और आगे की हमारी पूरी ग्रोथ स्टोरी ड्रोन प्लस AI लिंक्ड है। तो अब ड्रोन खरीदे, सेटअप किया, लोगों को ट्रेन किया, ये सब आउटसोर्स था। ड्रोन भी किसी और का था, ट्रेनिंग भी किसी और की थी, टेक्निकल सपोर्ट भी किसी और का था, हम सिर्फ सर्विस दे रहे थे। सो व्हेन सो मेनी फैक्टर्स आर अननोन एंड दैट मॉडल इज़ द वन यू आर रिलाइंग ऑन, राइट? उस मॉडल को देख के फार्मर्स हमारे पास आ रहे थे, उस मॉडल से हम भी पैसा कमा रहे थे, फार्मर्स को भी अफोर्डेबल सर्विस मिल रही थी। 550 रुपए एकड़ की जो सर्विस है पर एकड़, ये फार्मर्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है। तो वी वर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर एवरीवन। पायलट जिसको हम एम्प्लॉय कर रहे थे उसके लिए भी वैल्यू थी, हमारे लिए भी वैल्यू थी और फार्मर के लिए भी वैल्यू थी। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर इसको हमें स्केल अप करना है तो वी नीड टू हैव हार्डवेयर इन आवर कंट्रोल, ट्रेनिंग इन आवर कंट्रोल, टेक्निकल सपोर्ट इन आवर कंट्रोल, प्लस उसमें क्या जा रहा है, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, राइट? तो उसमें क्या जा रहा है, किस क्वांटिटी में जा रहा है, उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, और उसके फील्ड ट्रायल्स, उसका रिसर्च, ये सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक काउंटर थॉट, सॉरी जस्ट होल्ड दैट थॉट, कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा कि आपको सब चीज़ कंट्रोल करना होता है, चाहे वो टेक हो, इनपुट हो, आउटपुट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। बहुत सारे लोग एडवाइस भी करते हैं, मैं भी जो स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, हमेशा कहते हैं कि सिंगुलर फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। माना आउटपुट कर रहा हूँ तो आउटपुट में नंबर 1 सॉर्ट ऑफ बन जाऊँ, राइट? इनपुट कर रहा हूँ तो इनपुट में, जैसे हम ग्रीन हाउस कर रहे हैं, हमारा हमेशा सिंगुलर फोकस रहा है, ग्रीन हाउस। आपके हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस में, अगर यंग आदमी या लड़का या लड़की ये पॉडकास्ट देख रहा है, बिजनेस को लेके उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? एक चीज़ में मैं नंबर 1 बनूँ, या किसानों को अलग अलग सर्विसेज जैसे आप दे रहे हैं
उस प्रकार सर्विस करूँ। तो अब मैं आपको उस बात पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। जैसा मैंने बताया कि इनपुट और आउटपुट जो हम कर रहे हैं वो हमने ज्योग्राफी फोकस्ड रखा है, क्योंकि हमने शुरुआत उससे की थी। ओके। हमारा अर्ली ट्रैक्शन उससे बिल्ड हुआ। हम्म। हमने शुरू किया था कि हमें एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनना है। सारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स 2013 से लेके अभी तक जो सारे हैं शुरू हुए हैं, दे केम विद दिस स्कूल ऑफ थॉट कि बहुत सारे सोल्यूशंस है, हमें एक सोल्यूशन बना के फार्मर को देना है, राइट? तो हम भी उसी तरीके से हमने शुरू किया था, इनपुट आउटपुट एडवाइस, 2-4 सर्विसेज, ताकि फार्मर्स को सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिले। फिर रियलाइज़ हुआ कि इनपुट और आउटपुट को अगर स्केल अप करना है, इस ज्योग्राफी से बाहर लेके जाना है, तो ये बहुत लंबा गेम है। तो आप समझे कि उसी लोकेशन में सब कुछ दे देते हैं। पहले डिसाइड किया कि उसी लोकेशन में ये सब देते हैं, और ड्रोन देते देते हमें रियलाइज़ हुआ कि इससे हम स्केल अप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों से मैं स्केल अप नहीं कर सकती थी। तो जो मैं आपको बार बार जो ज्योग्राफी फोकस की बात कर रही हूँ, जब तक आप पूरी तरीके से नहीं जानते हो कि आपको आपका मॉडल क्या है, आपका टैम क्या है, आपका पैसा किससे बनने वाला है, जब तक you've not finished your model, like I said, till then you should not expand your geography. So what we did was, एक ज्योग्राफी में हमारे लिए वो था मराठवाड़ा विदर्भ वाला ज्योग्राफी। उस ज्योग्राफी में हमने चारों सर्विसेज को लाइव करके, सॉइल, इनपुट, आउटपुट, ड्रोन एज अ सर्विस, चारों को लाइव करके, चारों पे फोकस करके, बिना ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, पहले हमने ये समझा कि हमें किस मॉडल में स्केल अप मिलेगा, हम किस मॉडल को पूरे इंडिया में लेके जा सकते हैं। फिर रियलाइज हुआ कि दैट इज ड्रोन। अब ड्रोन को अगर स्केल अप करना है तो सारी चीज़ें मुझे मेरे कंट्रोल में चाहिए, राइट? समझ गया। तो अब आ जाते हैं हम उस स्टोरी पे कि हम क्यों ड्रोन में इतना इन डेप्थ गए। मराठवाड़ा एंड विदर्भ पे ये टेस्ट, दैट वाज आवर टेस्ट केस। वो आपने देख लिया कि हाँ वहाँ ड्रोन का डिमांड है, अच्छा खासा। एंड वहाँ देख के ये रियलाइज हुआ कि पूरे इंडिया में सेम डिमांड है, नॉट जस्ट इन मराठवाड़ा और विदर्भ, बट पूरे इंडिया में ये सेम डिमांड है। बट उसको करने के लिए आपको कंट्रोल चाहिए सिस्टम पे। देन वी केम टू द होल हार्डवेयर, AI एंड ट्रेनिंग एंड SOPs। तो फिर हमने प्राइम एरोस्पेस शुरू किया जनवरी 2024 में। 3 months में ग्राउंड टू बिल्ड फैक्ट्री वॉज रेडी, गोडाउन ऑलरेडी था, उसी गोडाउन को ले लिया, उसको फैक्ट्री में कन्वर्ट किया, एंड स्पीड कंपाउंड्स। आई ऑलवेज लर्नड जितना आप स्पीडीली किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे, स्पीड एंड एग्जीक्यूशन इज समथिंग दैट आई रियली फोकस ऑन, अदरवाइज this could keep going on for 7 years and you get the point. So I decided कि मुझे ये फैक्ट्री जल्द से जल्द रेडी करनी है। मुझे हमारा खुद का हार्डवेयर चाहिए जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल हो, and that's how Prime Aerospace came into being. तो अब प्राइम एरोस्पेस ऑलमोस्ट 8,000 ड्रोन्स पर एनम की कैपेसिटी का एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। हमने इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कोर कंपोनेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोलर को ही उसका ब्रेन कहते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर में जितने भी आप कमांड्स भेजोगे प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज़ उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आज जो ड्रोन स्प्रेइंग सर्विसेज हम दे रहे हैं या कोई भी दे रहे हैं, दैट इज़ पूरे फील्ड पे आप जाके स्प्रे कर रहे हो। इसका नेक्स्ट वर्जन भी आने वाला है। नेक्स्ट वर्जन ये रहेगा कि आप जाके डिटेक्ट करोगे कि आपको कहाँ पे स्प्रे करना है और कितना स्प्रे करना है। सही बात। फिर आप ये कमांड करोगे आपके ड्रोन को कि यहाँ पे जाके इतना ही स्प्रे करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रिसिजन की तरफ बढ़ने के लिए आपको हार्डवेयर पर भी कंट्रोल चाहिए, आपको आपके सॉफ्टवेयर पर भी कंट्रोल चाहिए, और जो लोग इसको चला रहे हैं उनकी ट्रेनिंग भी सही तरीके से होनी चाहिए। तो ये सारे जो इश्यूज़ हमने ग्राउंड पे देखे थे, ड्रोन में डाउन टाइम बहुत कम होना चाहिए। जब ड्रोन उड़ रहा है और उसका एक छोटा सा सीज़न होता है, हर क्रॉप साइकिल 150, 160 डेज़, 180 डेज़ की जो क्रॉप साइकिल होती है, उसमें हर 30 डेज़ में 15 दिन का एक स्प्रेइंग पीरियड होता है। वो 15 डेज़ के स्प्रेइंग पीरियड को अगर आप पूरे ईयर के स्प्रेइंग पीरियड को मिला लो तो ऑलमोस्ट 100 to 140 डेज़ एक्टिव स्प्रेइंग डेज़ आपको कोई भी ज्योग्राफी में मिलेंगे, एनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन।
थोड़ा बहुत 10-20 दिन ऊपर नीचे होगा, बट अगर ये दिनों में आपका ड्रोन डाउन टाइम में चला गया, उसका ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन कम हो गया, तो फिर वो ड्रोन का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उस पर ROI कम हो गया, पैसा नहीं बनेगा। और वो बस उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहा है। एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ यूजिंग somebody else's हार्डवेयर was this, कि 25 दिन के लिए वो ड्रोन ख़राब है, कोई आया नहीं है रिपेयर करने के लिए, सारे मैन्युफैक्चरर्स स्प्रेड आउट है पूरे कंट्री में, सर्विस सेंटर्स हर जगह पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करके फिर हमने डिसाइड किया कि हमें इसको फुल स्केल में ही करना है। तो हमने आफ्टर सेल्स सर्विस 24 to 48 आवर्स का हमारा डाउन टाइम प्रॉमिस है कि हम कोई भी ड्रोन को 24 to 48 आवर्स में रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगेन कमिंग बैक टू ज्योग्राफी, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं अभी मेरे ज्योग्राफी पे कंट्रोल रख रही हूँ। अभी भी आप महाराष्ट्र में ही हैं ड्रोन्स के साथ? अभी भी महाराष्ट्र में ही हैं। मार्च के बाद हम नियर बाय स्टेट्स में जाएंगे। तो 24 to 48 आवर्स ट्रेनिंग भी, जो 5 दिन की गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेनिंग है, उसको अगर आपको एग्री स्पेसिफिक देना है तो कम से कम 15 दिन लगते हैं। जो ऑब्स्टिकल्स आपको रियल टाइम फार्म पे मिलेंगे, वही ऑब्स्टिकल्स पे एक पायलट का ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट? क्योंकि उसको जाके ग्राउंड पे स्प्रे करना है। तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट वी वर्कड ऑन। हमने हमारा खुद का करिकुलम और सिलेबस बनाया। 400 लोगों को हमने ट्रेन किया है एज ड्रोन पायलट्स, हमारे इस न्यू स्कूल ऑफ थॉट से या इस न्यू करिकुलम से, जिसमें काफ़ी सारी विमेन थी। ऑलमोस्ट 30% पार्टिसिपेशन विमेन का था इसमें। तो उस पर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। तो दैट वाज अनदर थिंग। फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस की मैं बात बता रही हूँ, हर क्रॉप पे आपको ड्रोन का SOP चेंज करना अलग पड़ता होता है। है। सबसे बड़ा चैलेंज आई अलग थिंक होता वही है। है, मैं जो समझा हूँ। यस मैं पिछले वाले भी बात कर रहा था कि एक क्रॉप का SOP बनाना होता है, कई बार उससे सरकार से अप्रूवल लेना होता है सम रेसिपीज फॉर्मुलेशंस के लिए, तो हर क्रॉप में बहुत टाइम लग जाता है। यस वो चैलेंज आपको भी आ रहा है आज? यस मेरे लास्ट सीजन में 60 ट्रायल एंड रिसर्च प्लॉट्स एक्टिव थे। इस सीजन में मेरे 180 डेमो एंड ट्रायल प्लॉट्स एक्टिव है। तो हम लोगों का यही काम चलता रहता है कि धीरे धीरे हम सारे क्रॉप्स को कैसे SOPs में कन्वर्ट करें। शुगर केन के लिए हमने किया है, मैंगो के लिए किया है, सारे यूनिवर्सिटी टाइप्स के साथ। शुगर केन के लिए VSI, मैंगो के लिए KKV डापोली। तो जिनका जहाँ पे एक्सपर्टीज़ है, हम उनके पास जाते हैं। वी टेल देम कि हमें आपके साथ काम करके इसका SOP बनाना है। तो हम ये SOPs पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। R&D साइड पे जो यस बिकॉज उसके बिना आप आधा अधूरा, प्रिसिजन नहीं है ना उसके बिना। एंड कमिंग बैक टू द विजन कि प्रिसिजन एग्रीकल्चर अगर डिलीवर करना है तो आपको फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अभी कैश क्रॉप्स जो भी है उनका SOP मोटा मोटा रेडी है। बाकी सारे जो क्रॉप्स है उनका हम बना रहे हैं। तो हमने शुगर केन का सक्सेसफुली बनाया है, मैंगो का बनाया है, टी का हमारा आसाम वेस्ट बंगाल में रिसर्च चल रहा है। उसके बाद हमारा ग्रेप्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है। ग्रेप्स पे आई थिंक ESC मशीन्स यूज़ होती है ट्रैक्टर के साथ। वो 20-30 लाख का इक्विपमेंट होता है। तो ड्रोन इज़ हाफ द प्राइस एंड इट कैन डिलीवर द सेम रिजल्ट्स, लेकिन उसका आपको सब कुछ स्पीड, फ्लो रेट, वो सब ये study सब कुछ करना। बदलना पड़ता है। तो हम जो हाइट, इनके कितना हाइट पे देना है, यस उसके बाद फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होनी ड्रॉपिंग नहीं चाहिए। होना, कई क्रॉप्स में डैमेज हो जाता है Yes. क्रॉप उसमें। तो ये सारी चीज, दिस इज अ स्टडी, इट हैज़ टू बी स्टडीड प्रॉपर्ली एंड देन एग्जीक्यूटेड। हम जाके फार्मर्स को ये नहीं बोल सकते कि बस हम आपका 7 मिनट में स्प्रे कर देंगे। दैट इज, वो टाइम इज नॉट ऑफ कंसर्न हियर, इट इज द प्रिसाइज जो काम के लिए मैं दे रहा हूँ वो काम होना चाहिए, राइट? यस सबसे बड़ा फोकस और वही है। यहाँ पे ड्रोन का प्रॉमिस ये है कि आप 30% से उनका इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करोगे और इनपुट कम यूज़ करोगे। तो वो होने के लिए और सक्सेसफुली होने के लिए आपको SOPs रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो SOP इज़ द 4th थिंग दैट वी वर्कड ऑन। और फिर ये सारी चीज़ों का सर्विस डिलीवरी अगर आपको फार्मर्स को देना है तो आप उनको जाके नहीं बोल सकते हो सारे फार्मर्स को कि आप 8-9 लाख का ड्रोन खरीदिए, राइट? तो इसीलिए हमने डैस इकोसिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया है, ड्रोन एज अ सर्विस। आज हमारे 180 ड्रोन्स एंड 180 ड्रोन पायलट्स मार्केट में हैं, कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। महाराष्ट्र के 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हम एक्टिव है। तालुका लेवल पर हमारा फोकस होता है, हमने ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करके रखे हैं।
जो मैंने आपको बताया Uber like ऐप, फार्मर पुट्स एन ऑर्डर एंड देन कितने देर में? 24 to 48 आवर्स आपने बोला? नहीं, हाँ अगर मुझे ड्रोन सर्विस बुक करना है तो एप्लीकेशन में मैं यस बुक कर सकता हूँ, 20 कितने देर में आएगा? 24 to 48 आवर्स एंड अगर ड्रोन ख़राब भी होता है तो 24 to 48 आवर्स में रिपेयर हो जाता है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट करके रखा है। मैं यंगस्टर्स को एक फ्रेमवर्क और कुछ यस लेसन देना चाह रहा हूँ। यस जैसे आपने 3-4 बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स बोले। सबसे पहला कि यदि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी आइडिया हो, सबसे पहले जाके मार्केट से फीडबैक उसका ले लो। या In my opinion, that was the first lesson. Right? And second thing, which I also want to learn and ask कि execution and speed. Right? किसी भी चीज़ को, जैसे हम टेक वर्ल्ड में हमेशा सुनते हैं कि स्पीड बहुत मैटर करता या है। I mean, tell me why this is important and वो clarity आपको कहाँ से आ रहा है? I see like you have a lot of clarity in terms of what you want. Why is speed so important and how does it differentiate you from others? ओके As in like an entrepreneur, not you, in general. आज मेरे पास एक आइडिया है, मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, बहुत सारे लोग आके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, डोंट होल्ड मी ऑन द नंबर बट आई थिंक तब 1000 एग्री टेक स्टार्टअप्स थे मार्केट में 2021-2022 में, एंड आई थिंक नाउ दैट नंबर इज लाइक 7000 प्लस। सेम फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। जब हमने स्टार्ट किया था शायद 3 या 4 ड्रोन्स अवेलेबल थे मार्केट में जिनके पास टाइप सर्टिफिकेशन था। टाइप सर्टिफिकेशन इज अ सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट बॉडी आपको देती है टू बी एबल टू सेल योर ड्रोन। ओके, तो मे बी शायद 4 मॉडल्स पे था, 2 या 3 कंपनीज के पास था। आज मार्केट में 60 कंपनीज है, केवल ड्रोन्स के? 60 या 70 कंपनीज सिर्फ एग्रीकल्चर ड्रोन्स की, जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स बना के जिनके पास टाइप सर्टिफिकेट है। तो आपको समझ में आ रहा है स्पीड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 इयर्स का पीरियड है क्योंकि पॉलिसी इंटरवेंशन आया, बहुत सारे स्कीम्स आए जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो देयर इज ऑलवेज इफ यू डोंट डू इट somebody else will, you know, and somebody else will do it better. स्पीड से काम अगर आप कर रहे हो तो लड़खड़ाने के, गिरने के भी बहुत चांसेस है। मिस स्टेप्स आप ले सकते हो, यू कैन मेक द रॉन्ग डिसीजन। तो उसको भी आपके फ्रेमवर्क में केयरफुली इनकॉर्पोरेट करना, एंड स्पीड विथ रिस्क असेसमेंट, दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स टू हैव एज अ फाउंडर। वो कैसे मैं कर रहा हूँ? आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो स्पीड से जाना है, वो हम भी सुनते रहते हैं, बट वो स्पीड के जाने के समय में जैसे गलत डायरेक्शन में कैसे नहीं चल जाऊँ। जैसे आपने बताया, प्राइम का ही एग्जांपल लेते हैं, आपने डिसाइड किया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना है, बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकते थे, शायद हुए भी होंगे, आई एम नॉट श्योर, राइट? तो वो रिस्क आप कैसे एनालाइज करते हैं? यदि कोई यंग फाउंडर करना चाहे या कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाहे, क्या क्या पैरामीटर्स रिस्क में आप देखते हैं? सो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। वन इज, आई मीन 100% इज प्रॉफिट, राइट? एंड सेकंड इज इम्पैक्ट, you're called to the idea, purpose, ये सारी जो हमारी इंट्रिंसिक चीज़ें होती है। तो वन इज, क्या आपकी स्पीड आपको आपके पर्पस की तरफ लेके जा रहा है, एंड 2, क्या आपका स्पीड फाइनेंशियल मैट्रिक्स को मैच कर रहा है। लाइक जो हेल्दी फाइनेंशियल मैट्रिक्स होने चाहिए एक कंपनी के, इज योर स्पीड लीडिंग टू दैट और इज इट लीडिंग टू सम बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट? So 2 things that I keep in mind. One is my purpose, कि जिस स्पीड से मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ या जो भी मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वो मेरे पर्पस से अलाइंड है? एंड सेकंड, इज इट गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो नंबर्स को हमेशा ध्यान में रखो 100%, कि क्योंकि नंबर्स, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या क्या रिस्क असेसमेंट है मेरा, कोई भी Yeah. आइडिया लेने से पहले Yeah. नंबर्स को हमेशा ध्यान में रखो। अब एक और क्वेश्चन मैं जानता हूँ कि आने वाला है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा ये वैसे बाद में था, बट आई एम जस्ट गोना आस्क इट नाउ। बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं पैसा कहाँ से लाऊं? मतलब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जैसे Yes. आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था, कई बार लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं या कुछ करते हैं, बट आपके हिसाब से सही तरीका क्या है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग? पैसा मैं खुद का इन्वेस्ट करूं अगर है, मार्केट में कब जाऊं, उस पर थोड़ा बस क्विक नोट ऑन दैट। आज की डेट में, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग प्रिविलेज्ड, और आई डोंट नो, मे बी फ्रॉम tier 1 cities or tier 1 background or with global exposure, I think money is a commodity in that sense, because you can raise it from anywhere. अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, there are incubation
सेंटर्स, देयर आर एक्सेलरेटर्स, और इंडिया में भी ये ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब मैंने सलाम किसान स्टार्ट किया था, मैंने इसको UIUC में इंक्यूबेट किया था, हमारे वहाँ के एक एक्सेलरेटर में, iVenture एक्सेलरेटर। तो वी गॉट $10,000 एट जस्ट द आइडिएशन फेज, एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, ओ, लाइक एन आइडिया कैन गेट यू money, you know. And back at home, I had to like beg and convince my dad कि no, please, like I want to do this, you know, you have to support me. Like मुझे याद है, मैंने आपको बताया जनवरी से दिसंबर I was in the build mode, right? तो बिल्ड मोड के लिए जो भी छोटा मोटा पैसा लग रहा था वो उन्होंने दे दिया कि ठीक है, इसको एक प्रोजेक्ट करना है। बट टू कन्विंस हिम कि दिसंबर से जैन का जो पूरा मेरा ब्रेक था, मैं क्यों फार्म पे गई, मैंने क्यों ये सब किया, बिकॉज मुझे मेरे डैड को कन्विंस करना था कि नहीं, आई एम सीरियस अबाउट दिस एंड आई रियली नीड योर हेल्प टू फॉर्म अ कंपनी एंड टेक दिस फॉरवर्ड। तो ये जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं घर की आपको बात बता रही हूँ, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर के लिए विद अ साउंड माइंड, वो आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो आपका आइडिया देखेंगे, एंड देन देयर इज अ फाउंडर मार्केट फिट, प्रोडक्ट मार्केट फिट, टू थिंग्स। तो इफ यू आर टिकिंग ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस, एंड इफ यू हैव अ साउंड अंडरस्टैंडिंग, योर पर्पस ड्रिवन, जो भी हमने बात की फ्रेमवर्क्स की, तो अगर वो सारी चीज़ों को आप टिक मार्क कर रहे हो तो पैसा मिल जाता है। सिंपल शब्दों में आप पहले अपने जो आइडिया है उसको एक ऐसे प्रोडक्ट में डालो जिसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, खुद को पैसा और प्रेजेंटेबल लाइक बनाओ एक प्रकार से, ताकि लोग आप में इन्वेस्ट करें, राइट? कमिंग टू द मेन पार्ट में, बहुत सारे लोग आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने भी 3-4 बार मेंशन किया, एंड मैं समझना चाहता हूँ कि ये पिछले 5 सालों में कैसा बदला है। वो है टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आप जब स्टार्ट किए थे, डे 1 से आप AI यूज़ कर रहे थे, आज भी आपका कंपनी AI टेक्नोलॉजी के अराउंड ही बेस्ड है, राइट? सबसे पहले क्विक एक रिवीजन करते हैं कि एग्रीकल्चर में आज AI टेक्नोलॉजी कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। किसान के लिए ये शब्द अभी भी बहुत नए हैं। किसान को अगर हमें समझाना है क्या क्या यूज़ हो रहा है AI का, टेक्नोलॉजी का, जो शायद वो अपने खेती में इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमें फार्मर्स को बहुत सिंपल भाषा में समझाना है कि AI क्या है, तो आप उन्हें समझा सकते हो इस तरीके से कि पहले जो हर गांव का एक इनपुट वाला होता है, दुकानदार या आड़ती या जो मंडी वाले लोग होते हैं, उनसे जाके फार्मर्स सलाह मशवरा करते हैं, राइट? कि बहुत बार लोग पत्ते लेकर जाते हैं कि मेरे फार्म में ये हुआ है, ये लीफ है, इसको क्या करना चाहिए। अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा। हाँ, तो ये भी होता है। तो फार्मर्स को अगर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये व्हाट इज AI, AI वही है जो पहले आप इनसे पूछ रहे थे, अब आप और प्रिसाइज तरीके से एक डेटा मशीन में आप क्वेश्चन डाल रहे हो और वो आपको आंसर दे रही है। पूरे दुनिया में खोज के आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर दे रही है। यस, जैसे गूगल वाज अ सर्च इंजन, AI इज योर प्रिसिजन इंजन, कि relevant to your data, relevant to other data sets in the world, वो आपको एक आंसर दे रही है जो आपके गेस वर्क से बेटर होगा। फिर भी AI is only as good as the data that you're using in it. So that is where it all comes down to कि जो भी AI हम farmers को दे रहे हैं, what data is powering that AI? उस पर थोड़ा समझाइए। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था पॉडकास्ट पे, पहले पॉडकास्ट पे 1.5 साल पहले, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, जो डेटा बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। yes. बिखरा हुआ है डेटा। yes. इसलिए उसके ऊपर AI का मॉडल बनाने में अभी कुछ समय लगेगा। yes. आपने ये खुद इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो सच है? मतलब ये कैसे काम करता है डेटा मॉडल्स, वो थोड़ा समझा सकते हैं? yes. तो जैसा उन्होंने भी बताया कि डेटा बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में। हर फार्म का डिजिटल फुटप्रिंट होना चाहिए, हमारे पास नहीं है। डिजिटल फुटप्रिंट मतलब? डिजिटल फुटप्रिंट मतलब किसानों के लिए अगर आपको सिंप्लीफाई करना है कि जो भी डेटा है मेरे फार्म का, वो कहीं स्टोर होना चाहिए, वो ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे आपका फार्म का ये 4 बाउंड्री है, तो ये पॉइंट है, तो ये स्टोर होना चाहिए ना कहीं पर। ये आपको पता है कि ये इस फिजिकल लोकेशन में है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ चली जाएगी। सही बात। लेकिन आपका जमीन तो हमेशा रहेगा ना वहाँ पे। तो वो फार्म के कोऑर्डिनेट्स इज वन एग्जांपल ऑफ डेटा इन द डिजिटल बैंक। सेकंड इज कि उसका सॉइल टाइप क्या है, हर क्रॉप साइकिल में वो सॉइल टाइप कैसे बदल रहा है, फिर हर साइकिल में आप कौन सा क्रॉप लगा रहे हो, उस क्रॉप पे आप क्या डाल रहे हो।
फिर उस क्रॉप पे क्या इन्फेस्टेशन हो रहा है, वेदर का उस क्रॉप पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो ऑल ऑफ दिस इज डेटा टॉकिंग टू ईच अदर एंड देन गिविंग फार्मर एन एडवाइस. तो ये प्रिसाइज तरीके से बिल्ड करने के लिए अभी मैं अगर सॉइल और वेदर पे आ जाऊँ तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पजल या प्रॉब्लम टू सॉल्व है. वेदर मॉडल्स इंडिया में अभी भी इतने प्रिसाइज नहीं हैं. वेदर स्टेशन के बिना आप एकदम प्रिसाइज वेदर नहीं दे सकते हो. दैट इज द रियलिटी. तो हम सैटेलाइट बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग जितनी भी करते हैं दैट इज नॉट 100% प्रिसाइज. इट इज समवेयर देयर, यू नो. सेम गोज फॉर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स. जब तक आप जाके एक केमिकल लैब टेस्ट नहीं करवाते हो तब तक it will not be at 100% accuracy. And this is a world problem. It is not a India problem. There is no solution to, like there is no alternative to a lab-based chemical test. There are spectroscopic tests, drone imaging से भी आप soil के कुछ parameters बता सकते हो. But जो precision है, that comes with chemical lab tests. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ कहीं कहीं उसके बॉटलनेक्स है. जैसे वेदर स्टेशन का कैपेक्स कॉस्ट है, राइट. आप हर फार्म पे जाके तो 2-2, 4-4 लाख के वेदर स्टेशंस नहीं लगा सकते हो. उनके लिए वो ROI में सेंस ही नहीं बनेगा. सॉइल टेस्ट भी आप मतलब फार्मर्स आजकल तो करवाते हैं, लेकिन फिर उस टेस्ट को आपको एक इंजन में डाल के उस बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करके फार्मर को देना, तो वो काम हम अभी कर रहे हैं. सॉइल के बेसिस पे भी फार्मर्स को रिपोर्ट आगे का पूरा देना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तो डिजिटल फुटप्रिंट इसका बनना चाहिए, और ये डिजिटल फुटप्रिंट के बेसिस पे फार्मर्स की आगे की जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप प्लानिंग है, क्रॉप सिलेक्शन है, ये सब हो सकता है. अभी द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कम अप विद ODOP, 1 district 1 crop, और 1 district 1 product. वो क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्रॉप. तो ये इस पॉलिसी से भी जो क्लस्टर फार्मिंग है कि सबको सेम एडवाइस देना, वो थोड़ा इजी हो जाएगा अगर ये एक्चुअली लार्ज स्केल पे अडॉप्ट होता है. तो क्लस्टर फार्मिंग तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि इट्स अ गुड प्रैक्टिस. तो क्लस्टर फार्मिंग में फिर वेदर स्टेशन को अडॉप्ट करना ईजी हो जाता है. क्लस्टर फार्मिंग में एक ड्रोन आपने 400-500 फार्मर्स के बीच में डाल दिया तो वो ईजी हो जाता है. और हम अभी तो सिर्फ स्प्रेइंग ड्रोन्स की बात कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट ईयर मल्टी स्पेक्ट्रम ड्रोन्स भी जो होते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन्स आर नथिंग बट जो फ़ोन के कैमरा से RGB रेड ग्रीन ब्लू इमेजिंग जो करते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल गोज 10 steps फर्दर एंड वो सॉइल पैरामीटर्स आपको दे सकता है, वेजिटेशन इंडेक्स, NDVI, प्लांट काउंट. तो ये सारी चीज़ें आपको 10 मिनट के एक फ्लाइट में अगर आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया और वो आपके फार्म के कोऑर्डिनेट्स के साथ स्टोर हो गया, तो वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन गया ना, जिसके बेसिस पे आप और इन्फॉर्मेशन दे के फार्म प्रैक्टिसेस को एनहांस कर सकते हो. और अगेन फार्मिंग को भी हमें बिजनेस जैसे ही देखना है. तो लास्ट में बात नंबर्स पे आ जाती है. तो या तो उनका इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, या फिर एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए. क्या हो रहा है ये? लेकिन आप इतना टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, क्या ये सबसे एक्चुअल में किसान का कॉस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्योंकि जब मैं किसानों से मिलता हूँ, जैसे आप भी मिलते होंगे, सबका वही कंप्लेन रहता है कि देखिए मार्केट तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, उतार चढ़ाव मार्केट का मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बट हमारे खर्च बढ़ते जा रहे हैं दिन भर. ये सब टेक्नोलॉजी से क्या सही में AI से, ड्रोन से किसान का खर्चा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? देखिए वो डिपेंड करता है आप किस किसान की बात कर रहे हो, राइट. क्योंकि किसान एक बहुत मतलब हमारे कंट्री में बहुत सारे किसान हैं. 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चर पे अपना लाइवलीहुड बना रही है, तो वहाँ पे 70% कैटेगरी को सिर्फ फार्मर बोलना मैं नहीं समझती हूँ कि वो सही कैटेगराइजेशन है इस कॉन्टेक्स्ट में. तो अगर आप 8-10 एकड़ वाले फार्मर्स की बात कर रहे हो, हाई वैल्यू क्रॉप्स वाले फार्मर्स की बात कर रहे हो, उन लोगों के लिए विद इन अ स्प्लिट सेकेंड आई विल से कि इट मेक्स सेंस, दिस मेक्स सेंस. अब हम आ जाते हैं जो इस कैटेगरी में नहीं फॉलो होते हैं. छोटे किसान में भी क्या होता है, छोटे किसान में कैश क्रॉप्स वाले फार्मर्स है और हाई वैल्यू क्रॉप्स वाले फार्मर्स है.
तो जो कैश क्रॉप्स वाले फार्मर्स हैं उनके लिए आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली टेक अडॉप्शन जो है वो सबसे बड़ा बैरियर है, क्योंकि उनके मार्जिन सबसे थिन है, उनका कॉस्ट तो जैसे सबका बढ़ रहा है उनका भी बढ़ रहा है, हम्म तो वहाँ पे जो है दैट इज़ द ट्रिकी पार्ट। तो जब तक आप उनको इमीडिएट, जैसे अगेन कमिंग बैक टू फाइनेंस अ लिटिल बिट, फाइनेंस में हम कोई भी डिसीजन को अच्छा कब बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, कि 20% से प्लस में अगर आरओआई मिल गया तो इट इज़ अ ओके हेल्दी डिसीजन टू मेक। फार्मिंग में ऐसा नहीं चलेगा। सही बात है। फार्मिंग में जब तक 60 to 70% इमीडिएट उनको दिखना चाहिए कि मुझे आरओआई है, क्योंकि दे आर हैंड टू माउथ, हम्म उन लोगों का सबसिस्टेंस फार्मिंग है, हैंड टू माउथ सर्वाइवल है। तो इस केस में 60 to 70% उनको जब तक आरओआई नहीं दिखता है कोई भी टेक अडॉप्शन का, तब तक वो टेक अडॉप्शन क्यों करेंगे? तो आई वुड नॉट से कि फार्मर्स आर हेजिटेंट, आई थिंक दे आर रैशनल, बिकॉज दे आर मेकिंग दिस डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट्स इन इट फॉर देम। किसान केवल एक अकेला ऐसा पार्टी होता है जो किसी चीज़ को 10 रुपए में उगाता है एंड उसको मार्केट में ये नहीं मालूम कि उसको 8 रुपए मिलेगा या 6 रुपए मिलेगा या 12 रुपए मिलेगा। हम लोग चाहे ड्रोन बना रहे हों चाहे ग्रीन हाउस बना रहे हों 10 रुपए का बनाएंगे तो उसको 12-13 करके ही बेचेंगे। राइट। तो वही अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है ज़्यादातर किसान अभी अडॉप्शन नहीं कर पा रहे। जैसे हम भी किसानों के साथ काम करते हैं मल्चिंग टेक्नोलॉजी में। अब किसान मल्चिंग कई बार अच्छी सीज़न में लगा लेते हैं बट बुरे सीज़न में बोलते हैं यार इस सीज़न तो रेट ही नहीं मिल रहा है तो मैं मल्चिंग छोड़ देता हूँ। तो ये एक कॉमन माइंडसेट है। आई थिंक टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट करके किसान को दिख रहा है कि उनका कॉस्ट कम हो रहा है, अगर उनको दिख रहा है इतने बेनिफिट्स हैं तो ज़रूर किसान करेंगे। मेरा जो प्रश्न है कि ऐसे आपके पास केस स्टडीज़ हैं, कई किसान आपने देखे होंगे, कुछ नंबर्स होंगे। ड्रोन का ही उदाहरण लेते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस किसान देख पा रहे हैं? अगर कोई एग्जाम्पल है तो शायद किसान उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा काम शुगर केन, कॉटन, सोयाबीन, इवन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे किया है। सारे अभी 4.5 लाख फार्मर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे है हम्म और हमने 200,000 स्प्रेज ऑलरेडी किए हैं हम्म ड्रोन से। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट, ये जो क्रॉप्स मैंने अभी लिस्ट किए हैं उन पे फार्मर्स को, देखिए शुगर केन पे 9 टाइम्स स्प्रे होता है, कॉटन पे 8 टाइम्स स्प्रे होता है। 8 टाइम्स स्प्रे करते वक्त या 9 टाइम्स स्प्रे करते वक्त आप 150 लीटर से पहले तो 15 या 20 लीटर पानी पर आ गए हो। तो वहाँ पे आपने 90% वाटर रिडक्शन कर दिया। उसके बाद 30% एवरी स्प्रे में आपने इनपुट रिडक्शन कर दिया। तो 30% इंटू 9 टाइम्स, उतने से आपका कॉस्ट कम हो गया। तो ये जो हमने कॉटन, शुगर केन में एग्जाम्पल्स देखे हैं, इवन सोयाबीन में, तो यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा है ड्रोन सर्विसेज का। एंड इवन जो एडवाइस हम दे रहे हैं, प्रिसाइज एडवाइस, सही टाइम पे सही प्रोडक्ट और सही क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उससे फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी 20 to 30% इंक्रीज हो ही रहा है। जैसे हमारे फार्मर्स जो ये सब हमारी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, 15 क्विंटल उनका आराम से निकलता है सोयाबीन 1 एकड़ में। ओके। तो ये यील्ड हम उनको, एंड ट्रेडिशनली 8-9 क्विंटल का चलता है, 8-9-10 क्विंटल, 15 क्विंटल 16 क्विंटल तक हम उनको लेके जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी के मायने में। कॉटन का भी ऐसे ही है, 30-40% से हम प्रोडक्टिविटी उनकी एनहांस कर रहे हैं। मैं लेकिन सुना था ड्रोन्स के कई सारे मतलब चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे स्प्रे का हम बात कर रहे थे, कई जगह फ्लावर गिर जाता है। ये मैं किसानों से सुना हूँ यस, कि कई जगह सारे क्रॉप्स में आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉप को वो डैमेज कर देता है। यस। कुछ टेंडर क्रॉप्स होते हैं, जैसे नाम याद नहीं आ रहा है बट उनके लिए किसान, चिली पे हाँ थोड़ा चिली सा पे शायद, प्रॉब्लम है। शिमला हाँ, मिर्च में भी आई थिंक अगर फ्यूचर में उस पर कोई रिसर्च चल रहा था, मैं पढ़ रहा था कि वहाँ क्रॉप को डैमेज हो सकता है। फ्लो रेट, स्पीड एंड कौन सा नोजल आप यूज़ कर रहे हो और किस हाइट पे आप स्प्रे कर रहे हो, ये बिना ट्रायल के, जो जिनका प्रूवन ट्रायल है वो ठीक है, जिनका नहीं है बिना ट्रायल के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम इंश्योर करते हैं, जो मैंने आपको बोला, इस बार हमारे 180 डेमो एंड ट्रायल प्लॉट्स है, सारे अलग किसी क्रॉप। अलग अलग क्रॉप्स पे है सारे। वो सब यही चीज़ों के लिए, ताकि हमें पता चले कि, एंड देन अगेन वी आर फीडिंग। तो मैंने आपको हमारा ड्रोन ऑपरेटर ऐप के बारे में तो बताया ही नहीं है, सारथी ऐप। सलाम किसान इज़ वन ऐप, सारथी इज़ दी अदर ऐप। तो ये सारा डेटा उसमें जाता है, ट्रायल्स का जो SOPs हम क्रिएट करते हैं।
हम वहाँ पे भी जेन एआई बना रहे हैं ऑपरेटर्स के लिए, कि ऑपरेटर्स बहुत सिंपल क्वेश्चंस अगर डालेंगे कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, सपोज मैं ह्यूमिक जेल या अमीनो जेल या जो भी एक पेस्टिसाइड को यूज़ कर रहा हूँ इस क्रॉप पे, लेट्स से शिमला मिर्च पर, तो आर इंजन शुड बी एबल टू गिव देम पूरा कि किस फ्लो रेट पे आपने किस चलाना side पे चाहिए, कौन जाना सा है। नोजल यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ आवर ऑपरेटर ऐप सारथी। तो हमारा जो ड्रोन इकोसिस्टम में मैं आपको जो बार बार बोल रही थी कि एआई, हार्डवेयर, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों पे एसओपी, ये सारी चीज़ों का एक इकोसिस्टम बनेगा तो ही ये सर्विस टेक ऑफ करेगी। एक जो मैं लर्निंग ले रहा हूँ कि आज के डेट में अगर मैं बिजनेस बना रहा हूँ भाई, बिना टेक के मत बनाओ। टेक्नोलॉजी को एक बेसिक फंडामेंटल रखो, उस पर फोकस करो। अगर कर सकते हो और एटलीस्ट मेक इट टेक एनेबल्ड। अगर आप उसको पूरा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस टेक्नोलॉजी का ही होना चाहिए, लेकिन जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपका डिजिटल फुटप्रिंट, टेक एनेबलमेंट, इट हैज़ टू बी पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। किसानों के लिए आज की डेट में एआई और टेक्नोलॉजी और बाकी क्या नया, एनीथिंग एल्स विच इज़ चेंजिंग अगले 5-6 साल में आपको लग रहा है बहुत ड्रास्टिकली एग्रीकल्चर इस टेक्नोलॉजी से बदल जाएगा? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डू यू थिंक समथिंग न्यू इज कमिंग अप? आई थिंक आईओटी सेंसर्स इंडिया में जिस तरीके से पिकअप होने चाहिए उतने एक्सटेंट पे अभी तक पिकअप नहीं हुए हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बड़े बड़े आईओटी सेंसर्स होते हैं वेदर स्टेशन वाले, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन रहेगा। अगर 20-25 फार्मर्स आके साथ में वो वेदर स्टेशन नहीं लेंगे तो वो नहीं पिकअप होगा। और वेदर स्टेशन में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, 15-16 सेंसर्स बन के एक पूरा वेदर स्टेशन बनता है। तो इसके अलावा भी जो छोटे छोटे हैंड हेल्ड आईओटी डिवाइसेस है, आई थिंक दैट विल कम इन इंडिया। हैंड हेल्ड क्लोरोफिल मीटर्स, क्लोरोफिल मीटर से आपको पता चलता है कि वो क्लोरोफिल कंटेंट क्या है, उसके बेसिस पे आपको प्लांट हेल्थ पता चलती है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर। सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, तो ये सब जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस है जिसका कॉस्ट इतना हाई नहीं रहेगा, जो फार्मर्स यूज़ कर पाएंगे, आई थिंक वो आईओटी सेंसर्स, क्योंकि अगेन एआई एडवाइस इज ओनली एज गुड एज द डेटा यू आर फीडिंग इट। तो जितना हम रियल टाइम डेटा, रियलिस्टिक डेटा फार्म से जमा करेंगे, आईओटी सेंसर्स इज गोइंग टू बी दैट थिंग दैट हेल्प्स इट। एंड ड्रोन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग सोर्स ऑफ डेटा। आई थिंक समराइज, इफ आई समराइज, एग्रीकल्चर डेटा एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने कहा सही डेटा नहीं मिलेगा तो एआई आप बना नहीं पाएंगे। चैट जीपीटी में आप खराब प्रॉम्प्ट डालोगे, आपको खराब रिस्पॉन्स मिलेगा, Yes. राइट? खेती में डेटा कलेक्शन, जिस सरकार का भी एक था कि हर एक फार्म मैप करना है उनको, आई हैड रेड समथिंग अलोंग दोज लाइंस, तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा। Yes. तो अगर लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी दैट्स समथिंग यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्रॉम टुडे इफ यू वांट टू स्टार्ट इनटू एग्रीकल्चर। आप आज कितने 3-3.5-4 लाख किसान के साथ काम कर रहे हैं? जो आप 4.5 लाख 4.5 लाख जब आप स्टार्ट किए थे, इट वाज व्हाट 10,000। 10,000। हाँ। 10,000 से 4.5 लाख में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था जो आपको ये स्केल एनेबल किया? एंड टू पॉइंट आउट, दिस इज हैपेंड इन व्हाट 3-4 साल में हुआ है, 4 साल में? 3.5 years। तो मतलब हर साल लगभग आप 1 लाख किसान से बढ़ रहे हैं। वो जो आप स्पीड का बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सक्सेस मेट्रिक, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर क्या था जो ये आपको इतना अच्छा से स्केल कर पाया आप? आई थिंक बिगेस्ट फैक्टर इंडिया में फार्मिंग एंड रूरल मार्केट्स में ट्रस्ट है। ट्रस्ट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड्स अडॉप्शन। तो आप पहले फार्मर्स का ट्रस्ट जीतोगे, ट्रस्ट जीतने के बाद आप क्रेडिबल बनोगे, क्रेडिबल बनने के बाद वो आपको अडॉप्ट करेंगे। और अगर एक गांव में 2 फार्मर्स ने आपको अडॉप्ट कर लिया, अगले सीजन में वो 40 हो जाएंगे, उसके अगले सीजन में जितने फार्मर्स है वो सब आपके हो जाएंगे। तो अगर प्रोडक्ट में दम है तो। हाँ, ऑब्वियसली दैट्स वाई ट्रस्ट ना, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आप जो बोल रहे हो आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर आप कर भी सकते हो तो कंसिस्टेंटली उसको करने की आपके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट के साथ उनके हमने प्ले किया है, इन जनरल खेला है, यस। खेला है। तो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी पॉइंट होता है, क्योंकि जो 4 प्रॉब्लम्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, क्लाइमेट एंड ट्रस्ट, तो ये 4 प्रॉब्लम्स की वजह से ही फार्मर्स आर अ लिटिल रिलक्टेंट टू ट्रस्ट एनीवन न्यू। उनको ये भी लगता है कि जो भी कंपनी वाले हों, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, खैर
हमने तो ट्रस्ट और आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है काफ़ी मेहनत के बाद कि सब अपना प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं बस। यस। किसानों को बहुत कम लोग का पड़ा है, ये मैं बहुत किसानों से बात करने के बाद बोल रहा हूँ। सो ये कॉमन सेंटिमेंट है किसानों में। यस। तो सबसे पहले आई थिंक जो ट्रस्ट आपने जीता दैट वेंट फ्रॉम 50,000 टू 4.5 लाख। आज Yes. आपका, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग ऑन कैमरा, व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ योर बिजनेस? So we did 58.5 crore in FY25, and in FY26 we're projected to be at about 180 crores, वाओ, and we've already touched 65. आई And थिंक this was all without drone sale, by the way. बिना ड्रोन सेल बिना ड्रोन सेल के। अभी ड्रोन सेल मैंने जैसा बताया आपको कि मुझे एज अ फाउंडर हमेशा लगेगा कि हमारी स्पीड कम रही है, तो हमारा जो सर्टिफिकेशन और जो बाकी सारी ड्रोन की जो भी रेगुलेटरी प्रोसेसेस कंप्लायंसेस होती है वो पिछले क्वार्टर में ही सारी कंप्लीट हुई है। तो नाउ आवर डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स ये सब अभी इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दिस इज़ आवर स्केल टाइम। अभी तक जो भी था वो सब ट्रायल था। तो अभी जो 60 करोड़ आप कमा रहे हैं, जस्ट टू समराइज फिर से, कैसे कैसे उसका रेवेन्यू स्ट्रीम होता है? So about 10% is from spraying services. And this is on volume. अगर EBITDA पे आ जाए हम तो ये पूरा बदल नहीं जाएगा। ठीक है, वो रेवेन्यू पे बात करते हैं। तो रेवेन्यू पे about 60% is output, about 30% is input, and about 10-15% is drone services. लेकिन bottom line पे input output गायब हो जाते हैं, सिर्फ drone services बचता है। मेक सेंस। वही मैं पूछने वाला था कि इनपुट आउट पे तो आप ज़्यादा मार्जिन नहीं रख पाओगे बिल्कुल कि नहीं। बहुत ही प्राइस। और हमारे लिए वो ज्योग्राफी कंस्ट्रेंट है ही, हम इसको हर जगह पे इवेंचुअली स्केल अप नहीं करेंगे। आई थिंक मैं थोड़ा एक स्ट्रक्चर डालना चाहूँगा टू बिल्डिंग अ स्टार्टअप, स्पेशली एग्री स्टार्टअप। मैंने कुछ एक वेंचर कैपिटलिस्ट को भी इस पॉडकास्ट पे होस्ट किया था, उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क्स दिए थे। बट आपने एक वेंचर कैपिटल का माइंडसेट और एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। उन लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ डालूंगा मुझे पैसा मिलेगा। वो अच्छे से समझाए कि मैं अगर ऐसे स्टार्टअप में पैसा डालूंगा तो अगर आप ऐसा स्टार्टअप बनाओ, आई विल इन्वेस्ट इन यू। बट फ्रॉम अ फाउंडर लेंस थिंग्स अलग होते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप स्टेज 1 आपको आइडिया आया, मेरे हिसाब से किसी भी बिजनेस का सबसे पहला स्टेप आइडिया ही होता है। हाउ डू यू नो कि मैं जो आइडिया परस्यू कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वो वर्थ इट भी है कि नहीं, क्या वो अच्छा आइडिया है कि नहीं। जैसे कहते हैं फेसबुक का आइडिया ज़करबर्ग से पहले किसी को आया था, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया, बट ही इज़ द वन हु गॉट टू द मार्केट। तो आइडिया का वैलिडेशन कैसे करे कोई? ओके, सो ये पूरे पिछले 1 आवर के कॉन्वर्जेशन में मैंने आपको बताया हमने शुरू किससे किया था, हम एंड अप किस पर हुए, राइट? आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि जो वन स्टैक सोल्यूशन से हम जो ड्रोन इकोसिस्टम पे आए हैं, this was idea, iteration, feedback loop, validation, being unsuccessful also, right? Realize हुआ कुछ करने के बाद कि नहीं इसमें तो नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है, या ये करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगेन पर्पस एंड प्रॉफिट सेम चीज़। हाँ, सेम चीज़। तो ये ऑलरेडी आई थिंक जो मैंने पहले बताया है, पर्पस, प्रॉफिट, स्पीड, एग्जीक्यूशन, ये 4 चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो दीज थिंग्स कंपाउंड, दिस गिव्स यू रिजल्ट। कई बार जिस दिशा में आप स्टार्ट करते हो यू डोंट एंड अप देयर। हाँ, आई डिड नॉट, मैं कहाँ से कहाँ, पहली बात तो मैं फाइनेंस से एग्रीटेक में पहुंच गई। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। आई ऑलवेज न्यू कि आई वांटेड टू बी अ क्रिएटर, बिल्डर, कुछ तो बनाना है, कुछ तो बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, ये पक्का पता था। बट ये नहीं पता था कि आई वुड डू एग्रीटेक, let alone go to farms and visit farmers and build with them for them. उसके बाद हम ड्रोन खरीदते ड्रोन बनाने पे पहुंच गए। अब तो हम जो प्राइम एरोस्पेस में हम सिर्फ एग्री ड्रोन्स बनाने के लिए मैंने इतना बड़ा फैक्ट्री नहीं शुरू किया है ना, तो हम कोर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में वी आर डूइंग वेरियस इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। अगर मैं शुरू नहीं करती तो मैं यहाँ पहुँचती नहीं। अगर मैं आइडिया को वैलिडेट नहीं करती और मैं भले ही उसमें आपको सक्सेस मिले, फेलियर मिले, वॉट एवर इट इज़, उसके ऊपर यू नीड टू फॉर्म अ फीडबैक लूप, इटरेट। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान की अगर बुक पढ़ोगे, आई रीड अ लॉट ऑफ दीज बुक्स दैट हेल्प मी विथ माई वर्क। सो प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो और वर्किंग बैकवर्ड्स, अमेजोन का जो कल्चर है, इवन बुक्स लाइक लीन एनालिटिक्स दैट जस्ट गिव यू फ्रेमवर्क्स। तो हर जगह पे आप एक ही चीज़ देखोगे कि
वो आपको कोई भी ये बोल रहा है कि फीडबैक लूप होना बहुत ज़रूरी है और उस फीडबैक लूप से आप क्या कर रहे हो। वैलिडेटिंग जो आइडिया है वो आपने हाँ बताया। हाँ एक प्रकार जैसे आपने किया था, आपने वो किसानों को ऐप दिया, प्रोटोटाइप बनाया। आप हैव यू कम अक्रॉस एनी अदर वेज जो लोग वैलिडेट कर सकते हैं अपने आइडिया को? कस्टमर को बस अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। आप सिर्फ एक वैलिडेशन की बात कर रहे हो, मैं कह रही हूँ दिस इज अ कंटिन्यूअस वैलिडेशन। द होल जर्नी ऑफ अ फाउंडर इज अ कंटिन्यूअस फीडबैक लूप एंड वैलिडेशन। एवरी डे देयर इज अ लर्निंग। सो whenever anyone asks me to think about एक चीज़ जो मैं अलग करती या ये जो होता है, आई genuinely think कि मैं not wanting to sound vain, but मैं कुछ अलग नहीं करना चाहूँगी बिकॉज जो भी मैंने किया है उसी से मैंने सीखा है। बटरफ्लाई इफेक्ट, राइट? आपको हर चीज़ उस जगह पे पहुँचाती है जहाँ आपने होना चाहिए। तो फॉर मी इट हैज़ डेफिनेटली बिन कि जो भी मिस्टेक्स हमने किए हैं इन आवर जर्नी ऑफ 3.5 years, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। एंड इसीलिए सीखा है बिकॉज वी रिफ्लेक्टेड। आई हैव कॉन्स्टेंटली ऑलवेज वैलिडेट करते गए। constantly validating everything. It has to be quick turns, quick right, left, where do you go next? As a founder, you have to make these decisions every day. One wrong decision, one miscalculation, थोड़ा सा आपने आपके गोल से हटके कुछ देख लिया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, राइट? तो वो भी पता होना चाहिए कि किस अपॉर्चुनिटी को आपको टेकअप करना है, किसको नहीं करना है। तो these are all things that you have to learn. And then another thing that I was talking about, working backwards, Amazon, the book, right? Which talks a lot about Amazon's culture. तो जो कल्चर भी आपने बिल्ड करना है, अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, ये मेरे सारे टीम में होना चाहिए. That also is another framework of building a successful startup. वो कैसे करते हैं आप? टीम जैसे अलाइनमेंट just होना बहुत ज़रूरी है. आइडिया फाउंडर किया, वैलिडेट कर दिया। तीसरा आपका जस्ट टू गो इन अ सीक्वेंस, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, आपने एमवीपी बनाया। एमवीपी पे एक और जो मेरा प्रश्न था, शायद कुछ लोग पूछेंगे कि आप कब जानते हो ये एमवीपी है? एक बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को फाइन ट्यून करते रहते हैं और मार्केट को पहुंच हमेशा जाते होगा. तो आप कह एंड रहे हो आई थिंक बेसिक आप बन। जो बता रहे हो दैट इज लाइक द प्लेबुक जब मैं भी आई वेंचर में थी या जब दैट इज लाइक अ जेनेरिक वे ऑफ पुटिंग की ये 10 स्टेप है. ये 10 आइडिया, वैलिडेशन, एमवीपी, देन वो सीरीज ए बी, योर प्रोडक्ट गोज इनटू अ ग्रोथ स्टेज, all of that. So while all of that is like it's still a good way to put it. Instead of giving a framework, I would rather call this like lessons from a journey. सब साथ में होते रहते हैं. सब साथ में होता है. Because ये continuous improvement है. आप speed कभी छोड़ नहीं सकते हो. आपको हमेशा execute करना है. मैं मतलब हमारा positioning बहुत ज़्यादा evolve हुआ है पिछले 3 साल में. And while talking to you, I clocked that आपका definition on what we are doing is still like कि okay, you've built scale, you're successful. But for me, this is the start. I am yet to scale up. So, that perception also. So, what I'm trying to basically say is कि जो हमने अभी तक बात की है जिन सारी चीज़ों की, वही एक successful startup का framework है. But अगर उसको sequentially डालना है तो मैं आपको sequentially तो नहीं, chronology नहीं है इसकी, but there are certain things to keep in mind as a founder. Continuous improvement and iteration. Always learning from the market, from your team, from all your lessons and journey, and putting that feedback into action every day. And action and momentum is very, very important. Because lack of momentum kills growth. This is what I've realized. कई बार मुझे पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, but forward, we're moving forward. Yes. मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. Yes. Keep going there. Like I tell them, this is what we believe in our business also. As long as we're moving, growing every year, Yes. every quarter, हमारा primary focus वो होना चाहिए, right? And I think I am 100% positive आप एक starting point पे हो. But the reason cause मैं इस podcast से बहुत सारे founders से बात करता हूँ, and वो starting point पे ही मतलब फंस जाते हैं. Yeah. And उसके लिए I think सबसे बड़ा कारण होता है कि clarity, कहाँ पहुँचना है वो जानते नहीं है. Yeah. So the reason why I feel like more than the revenue, why I sort of appreciate or think that whatever आपने किया is good because of the clarity. You know this is where you want to be. Yeah. And this is your starting point. So Yeah. that's sort of the major take back जो youngsters I think ले सकते हैं. Culture पे बात But करते हैं. I want to add something there. ये clarity आपके पास day one से नहीं होगी. नहीं होगा. ये clarity हमेशा नहीं आती है. ये सीखते सीखते आती है.
just put yourself out there as a founder. कुछ फंडामेंटल्स कभी बदलते नहीं है। जैसे आपको सक्सेस होना है तो आपको एक अच्छा टीम चाहिए। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ किया कि कल्चर आपको बनाना है। आज मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि आपने 200 प्लस लोग का टीम बनाया है। हमारे कंपनी में लगभग 120 लोग होंगे लगभग, विच इज़ प्राइमरी बिल्ड बाय माय फादर। आई हैव बिल्ड अ टीम ऑफ अराउंड 10 पीपल ओवर द लास्ट 2 years। तो आगे बढ़ के अगर मुझे टीम स्केल करना है, कल्चरली क्या क्या ड्राइव करना होता है? एक अच्छे परफॉर्मर को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं, टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? लोग जो स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, आई थिंक उनकी टीम उनकी सबसे बड़ी वेपन है। Yes. वो आपने कैसे किया? So first, is your startup a place where anyone would want to work? क्या आप जो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, मॉनेटरी होना ज़रूरी नहीं है, बट क्या जो भी आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो वो उतना अट्रैक्टिव है कि उन्होंने आपके साथ उस वजह से काम करना चाहिए। तो एक होता है कि पर्पस अलाइनमेंट, मैं जो मैंने पर्पस प्रॉफिट 2 चीज़ें बोली है, राइट? तो पर्पस अलाइनमेंट कल्चर फिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों को आप हायर कर रहे हो वो व्हाट ड्राइव्स देम टू वर्क, उनका वर्क बिहेवियर कैसा है। वो जैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी टीम जो मुझे इमीडिएट रिपोर्ट करते हैं उनमें ऑटोनॉमी रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज मैं जैसे हमने स्केल अप किया है, मैं बिना ऑटोनॉमस उनके बिना ऑटोनॉमी के मैं काम नहीं कर सकती। सिंपल शब्दों में ऑटोनॉमी मतलब अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, पूरी जिम्मेदारी लेके उसको इम्प्लीमेंट करना। ओनरशिप, हाँ, ओनरशिप। तो अपने काम की ओनरशिप जो लोग लेते हैं, मैं उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ कि कोई मुझे एक्सक्यूजेस दे। कल्चर का क्या मतलब होता है एक स्टार्टअप में? जैसे सब लोग इस पे एम्फसाइज करते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स एंड यंग स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस ओनर, सब लोग कहते हैं कल्चर सही होना चाहिए। कल्चर का क्या मतलब है? अगर ये यंग फाउंडर देख रहा है अपने बिजनेस में कल्चर बनाना चाहता है, व्हाट इज कल्चर? कल्चर का मतलब मैं ऐसे उसको ट्रांसलेट तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कल्चर वही होता है जब सब जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है, उनके वैल्यूज़, शेयर्ड वैल्यूज़ क्या है। तो कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट शेयर्ड वैल्यूज़ होता है। तो जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड्स आए थ्रू इन, राइट, लाइक ओनरशिप, डॉक्यूमेंटेशन। So these are shared values that I want to inculcate in my culture. तो आपके लिए वो और कुछ हो सकता है, आपके लिए हो सकता है क्रिएटिविटी। जैसे आपका ये पॉडकास्ट रूम, इट्स वेरी वेल बिल्ड, सो मे बी आपके कल्चर का एक पार्ट हो सकता है क्रिएटिव थिंकिंग स्पेसेस, यू नो, योर ऑफिस स्क्रीम्स दैट। तो कल्चर कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। क्या आप क्रिएटिव थिंकिंग इनकलकेट करना चाहते हो, आप उनको दायरे में सोचना सिखाना चाहते हो, या आप उनको एकदम गो वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, थिंक एंड गेट न्यू आइडियाज टू माई टेबल। तो दीज आर थिंग्स जो कल्चर का डेफिनेशन है, वो वही होता है कि आपके शेयर्ड वैल्यूज क्या है और आप साथ में आके उन शेयर्ड वैल्यूज की तरफ जा रहे हो या उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो गुड कल्चर, बैड कल्चर कैन बी डिफाइंड बाय दैट, इन माई ओपिनियन। आई नो आपने बोला कि आप अगर वापस जाते तो यू प्रॉब्ली वुडंट चेंज एनीथिंग, कुछ नहीं बदलते, बट यंग फाउंडर्स के लिए फिर से कि क्या ऐसे कुछ मिस्टेक्स आपने डेफिनेटली किए होंगे जो शायद थोड़ा आपको आगे ले जाते जल्दी तेज़ी से और थोड़ा और प्रोग्रेस दे पाते? एनी मिस्टेक्स यू मेड इन योर जर्नी अलोंग दैट? मैनी। व्हाट डू यू थिंक द फाउंडर्स जो बाकी लोग ये देख रहे हैं वो अवॉइड कर सकते हैं? I've made many mistakes. जैसे लेट्स टॉक अबाउट दैट। बहुत ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स या बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उस पे बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। उदाहरण जैसे हमने जब ये पूरा ड्रोन, खुद के ड्रोन्स खुद बनाना शुरू किया, हम 20-40 ड्रोन से हम स्केल अप करना चाहते थे 180 ड्रोन्स पे। अब 40 ड्रोन से 180 ड्रोन्स पे अगर मुझे जाना है, मेरे पास 3 या 4 महीने का टाइम था उतने लोगों को हायर करने का। ओके, सो आई हायर्ड 120 पीपल इन अ पीरियड ऑफ 4 months. That's literally one person per day. Yes, मेरे टीम को टारगेट था, एक पूरा प्रोसेस सेट था, मेरी टीम को टारगेट दिया हुआ था। जनवरी से लेके मई तक उन्होंने 120 या 130 लोगों को हायर किया। तो इसमें
ये फाइनल हायर्स थे, लेकिन इसमें ऐसे बीच में बहुत सारे हायर्स आए और गए, क्योंकि हम एक टारगेट पे काम कर रहे थे, राइट? दिस वाज अ मैकेनिकल प्रोसेस की 3 अलग-अलग टाइप के टेस्ट हो रहे थे, बिहेवियरल राउंड, एप्टीट्यूड राउंड, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग। ये पायलट्स के लिए था, ड्रोन ऑपरेटर्स। तो ये सब हमने किया, बट फिर उसका एक प्रॉब्लम ये हो गया कि ये इसको स्पीड से करने के लिए, और एंट्री लेवल टीम इतना ज़्यादा हायरिंग कर रहा है, तो उसमें वी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स on who we hired. So there we bled some money on keeping people for a while. Second problem there was कि 180 लोग जो है वो तो आ गए, 180 ड्रोन्स बनाने के लिए जो सब कुछ चाहिए, कैश फ्लो प्लानिंग, रॉ मटेरियल प्लानिंग, टेक्नीशियंस, क्योंकि अब हमें ये सब खुद बनाना था। ऐसा नहीं है कि यू आर गिविंग मनी टू समबडी एंड दे आर सप्लाइंग टू यू, यू आर बिल्डिंग एवरीथिंग इन हाउस। सो दैट रेडीनेस, देन वो रेडीनेस के बाद अगर ये लोग क्रैश करेंगे, ये पायलट्स, अगर 180 ड्रोन्स में से अगर मुझे 20 क्रैशेस दिन के आ गए, तो हाउ डू आई रिपेयर? तो ये जो इतने सारे न्यू फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स थे जिसकी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। तो जो मैं कह रही थी ना पहले की स्पीड एंड एग्जीक्यूशन, बट विदाउट फैक्टरिंग इन रिस्क यू शुड नॉट गो एट अ वेरी हाई स्पीड। तो ये रिस्क्स जो है, ये मैंने एनालाइज नहीं किया था कि इतने सारे क्रैशेस हो सकते हैं, तब मैं क्या करूँगी। वर्स्ट केस सिनेरियोज, अगर इतने लोग आ गए लेकिन ड्रोन रेडी नहीं हुए तो मैं क्या करूँगी। तो ये जो मेरे लिए वो वाला पीरियड था लास्ट ईयर अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, that period I learned so many lessons on all these things that I'm talking about today. सिंपल शब्दों में, चाहे आप एक किसान एंटरप्रेन्योर हो, चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, चाहे 100 करोड़ हो, 1 करोड़, 1000 करोड़ हो, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें सोचो कि सबसे खराब क्या हो सकता है। Yes. वर्स्ट केस सिचुएशन Worst मेरा क्या case होगा। scenario, risk analysis, assessment, और वो आपके पर्पस और प्रॉफिट दोनों से अलाइन होता है कि नहीं होता है। वो And एक प्रॉफिट की बजाय आई वुड से फाइनेंशियल metrics. It doesn't have to be bottom line, but it can be ROI, it can be ROCE, anything. आपके हिसाब से व्हाट आर द बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी पिछले अगले कुछ साल में इन एग्रीकल्चर? जैसे मैंने ये वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछूंगा आपके व्यू पॉइंट्स। एक ने आपने IoT डिवाइसेस के बारे में बोला, AI का हम बात ही कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर कुछ बिजनेस मॉडल्स जो लोग इतना सब समझ चुके हैं, हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, फ्रेमवर्क्स क्या है, कल्चर कैसे बनाना है, टीम क्या बनाना है, बट कोई आइडियाज जिन पे वो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? एग्री में अगर आप आउटपुट के इनएफिशिएंसीज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पे फोकस करोगे, पोस्ट हार्वेस्ट इज अ वेरी बिग मार्केट। 40% हमारा हार्वेस्टेड प्रोड्यूस लॉजिस्टिक एंड इनएफिशिएंसीज में बर्बाद हो जाता है। तो ये 40% इज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है ऑब्वियसली, लेकिन इसको आप प्रिसिजन, अगर इसमें आप प्रिसिजन डाल दो, स्मार्ट वेयर हाउसिंग डाल दो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अगर आप इसमें इंक्लूड करो, डेटा का इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे भी हम बहुत बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, राइट? तो ये एक आई थिंक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम स्मार्ट वेयर हाउसिंग में, अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर इतना सारा सेटअप करने वाली है, कोल्ड स्टोरेजेस का, वेयर हाउसेस का, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज मोबिलिटी सॉल्यूशंस का, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स दैट आई एम गिविंग, राइट? तो इसको अगर आपने स्मार्ट बना दिया, स्मार्ट कैसे बनाया? आपने हर मोमेंट पे डेटा कैप्चर किया, वो डेटा को आपने फिर आपके प्रेडिक्शंस में डाला, कितना प्रोड्यूस, मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं ना, हाउ मच हैज कम इन can also predict how much will go out into the market. So that is one of the prediction use cases. Next year का क्या supply chain रहेगा? तो ये this is an example I'm giving. तो post harvest is one of the things. Data जो मैंने बताया, AI and data algorithms. These are some other examples of what can be done. And apart from this, I think in general agriculture में इतने सारे problem statements है कि अगर आप एक छोटे से problem को भी लेके उसको बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, सब कुछ लगा दो उसको सॉल्व करने पे, तो वैल्यू प्रोपोजिशन तो है। वन मोर थिंग जो हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट फ्रेमवर्क इज, इफ योर सोल्यूशन इज मेकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन इन द चेन, जितने लोगों का आपका टच पॉइंट है, सपोज आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपका फार्मर है,
आपका कोई सप्लायर है, आप हो, सबने पैसा कमाया तो आप हमेशा पैसा कमाओगे. दिस इज द की थिंग बिकॉज इट हैज टू बी ऑफ वैल्यू टू एवरीवन फॉर यू टू मेक मनी. ऑल ऑफ योर टच पॉइंट्स. बिल्कुल सही, आई एग्री. अदरवाइज इट्स अ शॉर्ट लिव्ड बिजनेस. मेरे फादर भी हमेशा यही सिखाते हैं कि भाई धंधा ऐसे करो कि बाकी लोग भी पैसा कमाएं. हम धंधा इसलिए नहीं करते हैं खुद पैसा कमाने. कब तक आप खुद पैसा कमा के रहोगे? So, कोशिश करो कि दूसरे के लिए हमेशा वैल्यू क्रिएट करो. हमारा भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से प्राइमरी होता है. हम तभी पैसा कमाएंगे जब हमारे डीलर्स पैसा कमाएंगे. डीलर्स तभी कमाएंगे जब किसान कमाएंगे. ये एक बेसिक सा फ्रेमवर्क होता है. एग्रीकल्चर में जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, बहुत सारे यंगस्टर्स नहीं है. मतलब मैं और आप आई थिंक कुछ समय पहले बात किए थे, नॉट टू मेनी पीपल आर एज. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? क्यों आपको लगता है कि यंगस्टर्स, आप आते हैं यूएस से, यू स्टडीड इन यूएस, आपके सारे कलीग्स या दोस्त शायद टेक में कुछ कर रहे होंगे या फैमिली बिजनेस जैसे आपने बोला, उन लोगों का फोकस या जो अर्बन इंडिया है, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस स्कूल्स में जाते हैं, वो एग्रीकल्चर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? I think this is a multi-layered answer, but in one sentence, because perception, it's not sexy. Like, it's not the next big thing to get into because it's not marketed as such, right? So I think that perception problem is one of the biggest things. जैसे आप तो अर्बन इंडिया की बात कर रहे हो, लेकिन रूरल इंडिया में भी कितना ज़्यादा माइग्रेशन है. Agreed. मतलब मेरे टीम के जो सारे लोग जो गांव से आते हैं और जो मेरे बॉम्बे सीईओ ऑफिस में हैं, वो सब मुझे ये कहते हैं कि मैम, कुछ रूरल पॉपुलेशंस या कुछ यंग लोग ऐसे होते हैं कि वो सिटी में आके डिलीवरी ड्राइवर का काम करेंगे, लेकिन वो गांव में रह के कोई काम गांव में नहीं करेंगे. तो क्योंकि एग्रीकल्चर का परसेप्शन वैसा है, इट इज़ नॉट perceived as sexy or cool, right? So I think that perception will only change when more people will come like you and me and market it as cool. Like, I think it's pretty cool that we're doing this. So मैंने यही बताया था, लाइक जब मेरे से पूछा गया था कि आपका पर्पस क्या है, एक पर्पस ऑब्वियसली था खुद सीखना एंड एग्रीकल्चर के नैरेटिव को बदलना. एग्री टॉक का केवल वो उद्देश्य है. यदि आप नैरेटिव बदलोगे तो किसान भी अलग रूप से देखेंगे, बट उससे जरूरी यंगस्टर्स अलग रूप से देखेंगे. एंड आई कैन वेरी हैप्पली से कि बहुत लोग फिर आते हैं, मुझे मेल्स आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स एवरी वीक, लॉट ऑफ कॉल्स, मैसेजेस कि हमें भी कुछ करना है एग्रीकल्चर में. यू नो, सो दैट्स अ गुड साइन. आई थिंक नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी जो वर्ल्ड वेब रेवोल्यूशन हुआ था, एआई रेवोल्यूशन हुआ, नेक्स्ट रेवोल्यूशन माइट जस्ट बी द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन. it needs to be, otherwise कौन खाएगा, food कौन production. बनाएगा? Yeah. Very true. So I think what you're doing, what we're doing, hopefully is our youngsters आए. Yeah. Have you faced a lot of challenges being a young founder? I think you have a very rare combination. You're a women founder who is young, comes from urban India and is solving a rural problem. मतलब आप एक एज अ फीमेल, आप अच्छे शहर से आते हो, अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, एंड आप किसानों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. सबसे पहले तो किसान भी जब आपसे पहले मिले होंगे आसानी से ट्रस्ट नहीं किए होंगे. ऐसे आई एम अज्यूमिंग, प्लीज लेट मी नो इफ आई एम क्रॉसिंग अ लाइन, बट आई एम अज्यूमिंग कई सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे. Yeah. Are you comfortable sharing more about that? एक लड़की होके ये वाले फील्ड में काम करना, एग्री टेक, डीप टेक, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वो वाली बात होती है कि लोग आपको कितना सीरियसली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपकी बात पर कितना वेट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है. बट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि यू ओन एवरी रूम यू गो टू. तो जितना आप आपने क्लैरिटी की बात की, राइट? तो जितना आप क्लैरिटी से बोलोगे, भले ही कम बोलोगे लेकिन क्लैरिटी से बोलोगे, उतना यू अर्न रिस्पेक्ट. सो इट्स समथिंग टू बी अर्न्ड. बिल्कुल सही बात. मे बी प्रेजुडिस की वजह से men automatically get that respect and maybe women have to earn a seat at the table, which I think, as sad as it is something that I've had to do. But fortunately, I have been privileged enough to, you know, kind of have enough backing जो मुझे हर रूम में एटलीस्ट एक जगह तो दे दे, पहुंचा देता फिर है उसके बाद हाँ, इट ओपन्स द डोर. उसके बाद का पूरा जर्नी मेरा है, बट एटलीस्ट इट ओपन्स द डोर. तो एटलीस्ट हम इतने प्रिविलेज्ड है कि हमारे पास हर डोर की चाबी है. सही बात. फिर उसके आगे उसको कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर है, राइट? व्हाट्स नेक्स्ट? अभी आप किस तरफ देख रहे हो भारतीय एग्रीकल्चर को, अपने जर्नी को, अपने बिजनेस को?
अगले 2-3 साल में कई सारे इनोवेशंस आप कर रहे हो, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो? ओके, सो लाइक आई सेड, मैंने प्राइम ग्रुप को 2 वर्टिकल्स में डिवाइड किया है। वन इज़ प्योरली द एग्रीटेक वर्टिकल व्हिच इज़ सलाम किसान, व्हिच इज़ फोकस्ड ऑन सर्विसेज फॉर फार्मर्स। तो इस प्लेटफॉर्म को हम सेंट्रल इंडिया, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। देन हम सलाम किसान को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म में भी रेडी कर रहे हैं। तो दिस विल बी अ प्रोडक्ट इन इटसेल्फ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट स्वीट है, राइट? गूगल का एक प्रोडक्ट स्वीट है। सलाम किसान will also have smaller products in it, which will act as product suites for different companies, and the platform will run the way it is. So those are two immediate things that we are working on. And we're also working on smart warehousing in different places. So it's not just smart warehousing, it's the full journey. So we're working on innovation hubs and centers, which would act as the full journey कि फार्मर का सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का प्लस पोस्ट हार्वेस्टिंग का जो पूरा जर्नी है वो टेक एनेबल्ड प्लस टेक बेस्ड हम कैसे बनाएं, उसमें एआई, ब्लॉकचेन, कार्बन क्रेडिट, ये सब, मतलब व्हाट डज अ फ्यूचर इंडियन फार्म लुक लाइक। तो ये जर्नी कैप्चर करते हुए हम कुछ इनोवेशन हब सेटअप कर रहे हैं which would have their own revenue generating models as well. And then now coming to drones, एक कैटेगरी का ड्रोन हमने अच्छे से बना लिया है। उसका कोर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी सेटअप किया है। वेरी सीरियस अबाउट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। वी साइंड अ एमओयू डावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू फर्दर प्रमोट एंड इन्वेस्ट इन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। तो मोटर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी असेंबली, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इवन आई वुड गो एज फार एज टू से कि हम फ्लाइट कंट्रोलर्स भी खुद ही बनाएंगे आगे। तो ये जो कोर कंपोनेंट्स है ये सारे इंडस्ट्रीज़ के ड्रोन्स में यूज़ हो सकते हैं। वी हैव 7-8 न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग अप at Prime Aerospace in different industries, various applications. So that's where I see this going, and long way to go. We've अभी just जस्ट पिक्चर started. शुरू हुई है। अभी just शुरू किया है, yes. No, very interesting, very inspiring for a lot of youngsters, and I think there's a lot जो मैंने सीखा है आज इस पॉडकास्ट से, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये पॉडकास्ट देखें। बहुत सारे लोग, टेक्निकल होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, एग्रीकल्चर होगा, इट्स नॉट एज एक्साइटिंग एज वॉट पीपल पुट आउट ऑन द इंटरनेट ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स, बट अगर आप सीरियस हैं अबाउट बिल्डिंग एग्रीकल्चर, देन दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट, दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन से आपको कुछ सीखने का ज़रूर मिलेगा, राइट? एंड आई रियली विश कि जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं खुद के लिए, वट एवर यू एस्पायर टू अचीव, you achieve it, and together, let's say a decade later, we are changing Indian agriculture for the positive together. Thank you so much, Dhanashree, for your time. It's been a pleasure, and we'll catch up real soon again. Likewise, it was great. It was great talking to you.